हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। बिंग अपना फर्स्ट साल स्किल यूज करता है इलेक्ट्रोमेल्ट, और साथ में थर्ड साल स्किल यूज करता है इलेक्ट्रिक फ्लैश। साथ में क्वानली का बर्ड जा रहा होता है और एक फायर बॉल जा रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 40 की स्टार्टिंग होती है। एक बच्चा बोलते है ग्रीन फ्लैश कैसा था, कि सेकंड साल स्किल है उस यूजलेस फैटी की, इससे तो मेरे को डर लग रहा है उसे देख के ही। और जो बर्ड होता है वो काफी फास्ट तरीके से जा रहा होता है। बिंग भी आगे इधर मूव कर रहा होता है। जो वुड्स थी वो लाइफ एनर्जी को गैदर कर रही थी जो आसपास के पेड़ थे उनसे, और उसने काफी सारे ब्रांचेस को कंसंट्रेट किया हुआ था बिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। डोंकॉन भी बाहर की तरफ आ जाती है। वो बोलती है कि एक 10,000 ईयर साउल बीस्ट। जॉनी बोलता है हाँ। बिंग ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। उसने अपनी पूरी बॉडी को थंडर से कवर किया होता है। जो ब्रांचेस होती हैं वो उसे रोक नहीं पा रही होती है, वो टूट रही होती है। जॉनी सोच रहा था कि ये तो ग्रेट है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। इसने अभी तक पूरी तरह से अपनी जो अवेयरनेस है उसे वापस नहीं बुलाया है बाकी पेड़ों से, तो इसका मतलब ये बेस्ट नहीं है। फिर ऐसे हमें बिंग दिखाई देता है, वो आगे की तरफ मूव करता है जा रहा होता है। वो अपना थंडर का अटैक करता है उस पेड़ की तरफ। पेड़ होता है उसे डैमेज लगता है। जो एमरेट डेविल बर्ड होती है वो आगे की तरफ मूव करती है और उसके एक आंख को फोड़ देती है और वहां से चल जाती है। तभी जो बिंग की टीम का एक होता है वो फायर बॉल को यूज करता है, सुपर बर्निंग सन फायर बॉल। वो फायर बॉल भी उस पेड़ से लगता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी बोलता है कि क्वान्यू वो भी मार्शल साउल फ्यूजन स्किल को यूज करती है, उसे स्नो कवर कर रही होती है पूरी तरह से। वेल, जॉनी ने डबल पावर अप किया हुआ है। बिंग सोच रहा था कैसी स्किल थी, जो प्रेशर है वो तो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, कितने ज्यादा कार्ड्स हैं इनके पास। क्वानी फिर आगे की तरफ देखती है, अपना अटैक यूज करती है डीप ब्लू गेज। उसकी जो एनर्जी होती है वो उसे विंग्स की तरह कवर कर रही होती है और काफी ज्यादा पावर यहाँ वहाँ फैल रही होती है। उसकी जो पावर होती है उसकी वजह से जो ट्री होता है वो फ्रीज हो जाता है पूरी तरह से। डोंकॉनी ऐसे भी होश जाती है। जॉनी ने उसे पकड़ा होता है और वो बोलता है कि अटैक करो अभी। ऐसे फिर बिंग अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है, अपनी फोर्थ साउल स्किल को यूज करता है। हैंक भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपने व्हाइट ड्रैगन स्पेयर को यूज करता है और एक एंसेंट ब्लेड को भेजता है आगे की तरफ। उनके अटैक्स एक एक करके लगते हैं जिसकी वजह से जो ट्री के डिफेंसेस होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद एक ग्रीन फ्लैश दिखाई देता है। वो फिर वुड की स्पीड बॉडी के अंदर घुस जाता है। वेल, वो बर्ड क्वानली बोलते क्या हमने कर दिखाया। जनेरा ने आगे की तरफ देख रहा होता है। जो वुड स्पीड होती है वो कुछ आवाज निकालती है और जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उसकी वो सीधी हो जाती हैं। जॉनी बोलते नहीं, ध्यान से। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जो वुडन स्पिरिट होती है वो पूरी तरह से उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और काउंटलेस फ्रेगमेंट पूरे सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। हर एक फ्रेगमेंट के पास एक 10,000 एयर साउल बीस्ट का उसकी पावर का स्वॉर्ड वाला उसे डॉज कर लेता है। जॉनी बोलता है कि क्वानली और लिन जल्दी से बैटलफील्ड के बाहर निकलो। क्वानली बोल रहा था मैं। जॉनी बोलता है रुको। जॉनी उसे पकड़ लेता है और फिर मूव कर रहा होता है। उसने एक आइस का शील्ड टाइप क्रिएट की होती है पीछे बचने के लिए उन वुड शार्ड से। ऐसे शार्ड होता है वो, ऐसे जो वुड का पीस होता है वो आइस की शील्ड को तोड़ देता है और एक जो पीस होता है वो जॉनी की चेस्ट के आर पार निकल जाता है। जॉनी की चेस्ट से खून निकल रहा होता है, जॉनी के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। क्वानी बोल रही होती है जॉनी। क्वानली बोल रहा होता है कि क्या ये तुम्हारे चेस्ट से आर पार निकल गया है। जॉनी उन्हें पत्थर के पीछे बिठा देता है। क्वानली बोल रहा था जॉनी क्या तुम ठीक हो। जो पेन सेंसेशन है वो 50% हाई है, ये जोक नहीं है। 50% है सिर्फ। जॉनी खांसता और बोलता है ग्रेट है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि हमने लास्ट में कर ही दिखाया है। वो जो एनर्जी होती है वो उनकी तरफ आ रही होती है। क्वानली बोल रहे थे वाह ये तो कुछ ज्यादा एनर्जी है। ऐसे लूफेंग और बिंग भी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। क्वानी बोलती है कि तुम इतने ज्यादा इंजर हो गए खुद, इतने ज्यादा बुरी तरीके से, ताकि हम वुड स्पिरिट एनर्जी को पा सके। जॉनी बोलता है कि वेल ये अच्छा ही था। वो जो डेविल वर्ड होती है वो वापस आ जाती है क्वानली की तरफ। इसने अपने आप को कॉपी कर लिया एक तरह से। डोंग वापस गेट ऑफ समनिंग से चली जाती है। जॉनी ने कुछ रियलाइज किया अपनी बॉडी में, तो वो रेडी था बाहर जाने के लिए। जॉनी की चेस्ट में एक एनर्जी टाइप फॉर्म हो रही होती है। जॉनी बोलते है क्या चीज है। वो जो एनर्जी होती है वो बाहर आती है और वो एक मंकी में कन्वर्ट हो जाती है। जॉनी बोलते क्या ये लिटिल मंकी। अब मैं आइस को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो फेड हो रही है। वेल, वो फिर वहीं पे बेहोश हो जाता है। ऐसे जब अपनी आइस को ओपन करता है वहाँ पे बच्चे होते हैं। वो स्वॉर्ड वाला बोल रहा होता है कि तुम भी बाहर आ गए क्या। बिंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बाहर आ गए। जो वुड स्पिरिट है वो मर गई है। वेल, ये दोनों एलिमिनेट हो गए होते हैं शायद। वो दोनों बोलते हैं क्या तुम्हें एनर्जी मिली। बिंग बोलती है हाँ। एक वहाँ पे इंसान आ जाता है जो कि स्पिरिट पगोडा का स्टाफ मेंबर होता है। वो बोलता है कि ये जो यहाँ पे कुछ ज्यादा बैडएस है, ये बाहर नहीं आया, ये अपने आप को इसने ब्रांच से पेनिट्रेट करा दिया था, इसे पेन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिटिल मैन तुम्हारे आगे मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। जॉनी बोलता तुम कौन हो। तभी क्वानली वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है जॉनी। जॉनी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम बाहर क्यों निकल गई। क्वानली बोलता है कि तुम वहाँ पे नहीं थे तो हमारे पास भी कोई रीजन नहीं था वहाँ पे रहने का। बिंग ने बोला कि वो तुमसे बात करना चाहता है। बिंग भी वहाँ पे आ जाता है। बोलता है मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में सही हुआ है। मैं इस कोऑपरेशन को जो होम प्लेनेट में टेस्ट होगा वहां तक लेके जाना चाहता हूँ। जॉनी सोच रहा था कि बिंग सच्ची मुच्ची अच्छा पर्सन और ये सीधी बात करता है। जॉनी बोलता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ। वो सोच रहा होता है कि वेल हमें भी जरूरत है एलाइज की बात के टेस्ट के लिए, ये अच्छी चॉइस होगी। तो जो स्टाफ मेंबर होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए 6 टिकट्स हैं, तुम स्पीड बूस्ट टेरेस में 6 मंथ बाद भी एंटर कर सकते हो। मिस्टर तुम हमें इस चीज को क्यों दे रहे हो। स्टाफ मेंबर बोलता है कि
रूल्स के अकॉर्डिंगली उस एरिया में तुम्हें 10,000 ईयर साउल बीस्ट नहीं मिलना चाहिए था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारी तरफ से कंपनसेशन है तुम्हें। जॉनी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। स्टाफ मेंबर बोलता है पर जो 10,000 ईयर साउल बीस्ट था वो मर गया है प्राइमरी टेरेस में ही, तुम्हें को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हें इनविटेशन रिसीव होगा किसी दिन स्पिरिट पगोडा का। इससे तुम्हें एक ऑफर भी आ सकता है पगोडा को ज्वाइन करने के लिए और स्पिरिट कॉलेज में स्टडी करने के लिए। वो ऐसे सुन रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं वाओ थैंक यू वेरी मच, वेल शुक्रिया। कहानी बोलता है जॉनी फैंग जो मेरे साउल सर्कल से वो सारे पर्पल टर्न हो गए हैं, तुम्हारी रिंग्स का क्या हुआ? जॉनी बोलते है कि मेरी अभी भी गोल्डन ही है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन मार्शल सोल की वजह से हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा पर मेरे को कोई चीज फिगर करनी पड़ेगी। तुम क्या जा सकते हो यहाँ से? वेल थोड़ा पीछे हो सकती हो। जॉनी उस एनर्जी को बाहर निकालता है, वेल वो मंकी बाहर आ जाता है। कॉनी बोलता है क्या ये क्या है? ल्यूफेंग बोलता है क्या छोटा मंकी? वो जॉनी के हाथ को पकड़ लेता है और कुछ बोल रहा होता है। जॉनी बोलता है कि कुछ फेमिलियर सन लग रहा है। वो सोच रहा था अब मुझे याद आया वो जो गोल्डन मैजिक एप था जो हमने पहले टेस्ट में मिला हुआ था। मुझे पता नहीं कि इसने मेरे को रियल वर्ल्ड में फॉलो कर लिया है। इसने शायद एब्जॉर्ब हो गया था जब मैंने अपनी मार्शल फ्यूजन स्किल को यूज किया हुआ था। क्या ये मेरा साल कंपेनियन बन गया है? तो ये मेरी साल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा सर्वाइव करने के लिए। चलो मैं इसे रख लूंगा क्योंकि ये भी एक लाइफ ही है। मैं इसे गोमा बोलूंगा। फिर ऐसे लान की टीम और इंस्ट्रक्टर मिस्टर मो वही थे जो सिर्फ ट्यानलियो अकेडमी से शर्क की तरफ चले। 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो तीनों थे वो थक गए थे और सो गए थे ऐसे ही शिप में। प्रोफेसर ऐसे बैठा होता है, वो सोच रहा था मैं वापस वहाँ पे जा रहा हूँ, सब कुछ वहाँ पे ही है, सारी अच्छी चीजें और वो भी वेल कोई लड़की। जॉनी जाग जाता है और बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं सो गया हूँ। वो फिर उन दोनों की तरफ देखता है और सोचता है कि दोनों सो रहे हैं, ये टाइम है मेडिटेट करने का, मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी बहुत भी इंप्रूवमेंट अच्छी होगी, मेरे को प्रिपेयर होना पड़ेगा आगे की टेस्ट के लिए। जॉनी ऐसे मेडिटेशन करने बैठ जाता है। क्वानली आवाज लगाता है जॉनी को और बोलता है वहां पे देखो। जॉनी भी आगे तरफ देखता है स्पेस की तरफ। क्वानली बोलता है कि देखो वो होम प्लेनेट है। जॉनी उस प्लेनेट की तरफ देखता है। जॉनी सोच रहा था ये होम प्लेनेट है, मेरा बर्थ प्लेस। जॉनी बोलता है मेरे को एक वंडरफुल सी फीलिंग आ रही है, जितना ज्यादा मैं क्लोज उससे हो रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है। वो फिर बोलता है होम प्लेनेट में आ रहा हूँ। ऐसे में नानचैंग दिखाई देती है। वो बोलती है कि जो मेरा छोटा बच्चा है वो होम प्लेनेट में गया वापस, क्या वो ठीक होगा? वो थक गया होगा है ना ट्रैवल करते हुए। लांसा बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपना ध्यान रख सकता है। नानचैंग बोलती है कि अगर क्या होगा कि कोई उसके सीक्रेट को फाइंड कर लेगा, वो बात है कि वो शर्क कॉलेज है। लांसा बोलते है कि वो ठीक होगा, उसने कुछ गलत नहीं की है और मैंने इतने ज्यादा सालों की रिसर्च के बाद एक गैस लगाया हुआ है। नानचैंग बोलती है बताओ मुझे। लांसा बोलते है कि जॉनी एक एग से बाहर आया हुआ है, तो इसका मतलब उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनमें से एक साउल बीस्ट हो गई और वो भी 10,000 ईयर कल्टीवेशन का तो हो गया एटलीस्ट, जिसने फिर ह्यूमन फॉर्म को अज्यूम कर लिया था। वेल स्पिरिट बीस्ट ह्यूमन बन सकते हैं कुछ टाइम के बाद। नानचैंग हैरान हो जाती है और बोलती कि एक साउल बीस्ट, मेरे को तो याद ही नहीं कि कोई गोल्डन सिल्वर पैटर्न का साउल बीस्ट था पहले। लांसा बोलते कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। एक साउल मास्टर जिसके पास इतनी ज्यादा घटिया मार्शल साउल है वो एक पावरफुल साउल बीस्ट से की शादी करेगा। वो फिर बोलता कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमेशा हमारा सन रहेगा, वही काफी है। नानचैंग बोलते कि ठीक है पर तुम भी चिंता मत करो इसके बारे में, हमें बिलीव करना पड़ेगा जॉनी में, वो एक यूनिक लाइफ को जिएगा अब से। वो फिर ऐसे जो स्पेसशिप होती है वो होम प्लेनेट में पहुंच जाती है। एक मैसेज सुनाई दे रहा होता है कि डियर पैसेंजर्स, हम लैंड हो गए मिंग सिटी में जो कि होम प्लेनेट में है। अब जो डोर है वो ओपन होने वाला है। जॉनी के साइड में कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट होती है। जॉनी सोच रहा है ये लाइफ एनर्जी है। जॉनी काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है ये तो कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पूरी बॉडी है वो एक बिग मील को एंजॉय कर रही है। वाओ। प्रोफेसर जी सोच रहे थे जो मिंग सिटी है ये ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लाइफ एनर्जी ज्यादा डेंस है, शार्क में और भी ज्यादा डेंसर होगी। वो फिर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है जॉनी लाइफ एनर्जी को एक वर्लपूल की तरह अब्सॉर्ब कर रहा है, क्या इसके पास लाइफ एनर्जी के लिए एफिनिटी है? और ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा हाई है। जॉनी को वेल पूरी तरह से लाइफ एनर्जी कवर कर रही होती है। प्रोफेसर जी ऑब्जर्व कर रहा होता है, सोच रहा होता है कैसा लग रहा है कि ये एंजॉय कर रहा है काफी ज्यादा इस चीज को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना ज्यादा रेयर ह्यूमन साउल मास्टर होगा। मैं पहले काफी ज्यादा चिंता में था इसकी साउल पावर रैंक के लिए क्योंकि वो काफी ज्यादा कम था, पर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ऐसे ही बोला जाता है कि मिंग सिटी में तुम्हारा वेलकम करते हैं डू लाओ प्लेनेट में। जो मिंग सिटी है वो कैपिटल सिटी और पॉलिटिकल सेंटर है फेडरेशन का। जो सिटी है उसकी काफी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है। जॉनी से बाहर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जॉनी प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम क्या फील कर रहे हो? जॉनी बोलता है कि लाइफ एनर्जी यहाँ पे कुछ ज्यादा डेंस है और ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे को सराउंड किया हुआ और मेरी पूरी
बॉडी को वो वार्म कर रही है। जॉनी फिर ऐसे खुशी खुशी से आगे की तरफ जाता है। जो लाइफ एनर्जी होती है वो उड़ उड़ के जॉनी की तरफ आ रही होती है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री होता है, वो ट्री भी ग्लो करता है, उसमें भी एक ग्रीन एनर्जी शो होती है काफी ज्यादा। वो जो एनर्जी होती है वो आसपास के एरिया को भी इफेक्ट कर रही होती है, और जो टाइड्स होती है वो क्रिएट हो रही होती है। उस ट्री से लाइफ एनर्जी निकलती है, वो ऐसे ट्री को सराउंड कर रही होती है खतरनाक तरीके से। टाइड्स बन रही होती है और वेल सुनामी आने वाली होती है, पर जो सिटी होती है उसे एक बैरियर ने कवर किया होता है और जो टाइड्स को वो बैरियर रोक लेता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे चल क्या रहा है, ट्री ऑफ एटर्निटी को खो क्या रहा है, ये तो कभी पहले नहीं हुआ, इतनी ज्यादा लाइफ एनर्जी बाहर क्यों आ रही है, ये हो क्या रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था हिस्ट्री में पहले, क्या एनवायरनमेंट में कुछ गलत हो रहा है। दूसरा बोलता है चलो पहले देखते हैं। जो मास्टर पहले उन्हें पता करने दो कि क्या हो रहा है। वहाँ पे एक मास्टर होता है, वो कुछ कर रहा होता है, वेल सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, बाकी भी देख रहे होते हैं नर्वस तरीके से। वो बोलता है कि मैंने लाइफ हेल्प के साथ कम्युनिकेट किया हुआ है, उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही चीज कन्वे की है और वो है प्योर जॉय। वो काफी ज्यादा खुश है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे चेंजेस आने वाले हैं और हुए हैं ट्री के साथ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वेल अगर ये बुरी बात नहीं है, वेल कुछ बुरा नहीं हो रहा है। जो मास्टर होता है वो बोलता है कि फेडरल हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो कि जो लेटेस्ट सैटेलाइट की इमेजेस थी उन्हें भेजो, और स्पेशली जो एनर्जी की इमेजेस थी उन्हें। तो बाकी बोलते हैं ठीक है यस सर। हमें बताया जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं टियानलू प्लेनेट के, वो एक पैसेंजर प्लेन में बैठ के और फिर वो शर्क सिटी की तरफ चल पड़े। वो मिंग सिटी में रुके और सीधे शर्क सिटी में चल पड़े। तो बैठे होते अंदर ही ज्वानी बोलते कि बिंग और कोई तुम्हारी अकेडमी के कैंडिडेट्स हैं जो शर्क में पहुंचे हैं। बिंग बोलता है नहीं कोई भी नहीं। ज्वानी हैरान होकर बोलते क्या कोई भी नहीं। बिंग बोलते कि लास्ट ईयर एक भी सिंगल पर्सन नहीं था टियानलू प्लेनेट का जो शर्क में पहुंचा। 3 साल पहले एक स्टूडेंट था और वही अकेला इतने ज्यादा मतलब सालों में जो शर्क तक पहुंच पाया। ऐसे कोई हम में से स्पेशली रिक्रूट नहीं होगा तो हम श्योर नहीं है मतलब हम में से कितने ज्यादा सिलेक्ट होंगे। जॉनी बोलता है कि वेल तुम्हारे पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या। बिंग बोलता है वेल थोड़ा सा है, अगर मैं वेल अकेला जाता तो। जॉनी सोच रहा होता है कि अभी भी इस लड़की के बारे में सोच रहा है। जॉनी बोलता है कि ठीक है हम अपना बेस्ट करेंगे और शायद हम सभी साथ में भी चल जाएं। वो लड़की जॉनी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो। जॉनी बोलता है अगर हम इमेजिन भी नहीं करेंगे तो हम सक्सीड कैसे कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रे कर सकते हैं कि जो मैचेस होंगे वो साथ में ही हो। अगर हमारा इंडिविजुअल टेस्ट होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बिंग बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, अगर हम साथ तो शर्क में पहुंच जाएंगे तो तुम मेरा प्लेस ले सकते लॉटरी ड्राइंग में। जॉनी बोलता है लॉटरी ड्राइंग में। बिंग बोलता है तुम्हें नहीं पता, इतने भी नए स्टूडेंट्स होते हैं जो शर्क में जाते हैं उनके पास एक चांस होता है लॉटरी को ड्रॉ करने का। जॉनी सोच रहा था कि बिंग सच्ची मुझे चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शर्क में जाए, पर सिर्फ 30 ही स्पोर्ट्स हैं। हम सातों को अंदर जाने के लिए वेल हम होप ही कर सकते हैं और हार्ड वर्क ही कर सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है जितने बाकी स्टूडेंट्स थे वो फील कर पा रहे थे मतलब डेंस लाइफ एनर्जी को, वो सिर्फ रहना सीख रहे थे उस एनर्जी के आसपास। पर लान जो था वही क्लियरली फील कर पा रहा था कि जो लाइफ एनर्जी है वो उसे सराउंड कर रही है एक तरीके से। जॉनी सोच रहा था कि जो लाइफ एनर्जी है इस ईयर में ये मेरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो कि गोल्डन सिल्वर स्वर्ल जो है वो गोल गोल जो घूम रहे हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि यहाँ पे कल्टीवेट करना टियानलू प्लेनेट से काफी ज्यादा फास्टर है। अगर मैं बाकियों तक नहीं पहुंच पाऊंगा फिर भी पहले से ज्यादा पावरफुल होऊंगा मैं यहाँ पे कल्टीवेट करके। तो ऐसे उन्हें सुनाई दे जाता है, कोई बोल रहा होता है, कोई बोल रहा होता है कि हम पहुंच गए, ये शर्क है, ये शर्क देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, हम शर्क सिटी में है। ज्वानी और क्वानली भी देख रहे होते हैं खिड़की के बाहर। प्रोफेसर जी के हैंड शेक हो रहे होते हैं, फिर वो ऐसे सोच रहा होता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ लास्ट में। क्वानली बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, देखो वो शर्क सिटी है। ज्वानी देखो उस तरफ, वो है फेमस ट्री ऑफ एटर्निटी। ज्वानी उस ट्री की तरफ देखता और ज्यादा लाइफ एनर्जी ज्वानी की तरफ आ रही होती है और ज्वानी को कवर कर रही होती है। क्वानली बोलता है ज्वानी क्या तुम ठीक हो। ज्वानी बोलता है हाँ। ज्वानी सोच रहा होता है कि जो सर्कल है मेरी बॉडी के अंदर जो गोल गोल घूम रहा है वो मेरी साउल पावर को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, क्या जो लाइफ एनर्जी में एयर से ले रहा हूँ वही काफी है क्या। ये जो कॉलेज है ये अपने फेम को डिजर्व करता ही है, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो सब कुछ जो भी था मेरे लिए वो डिफरेंट हो जाएगा। वेल पहले अपनी साउल पावर को यूज करता था जिसकी वजह से इसका रैंक डिग्रेड हो जाता था, पर अब लाइफ एनर्जी से रिप्लेस कर रही है। फिर ऐसे उन्हें कोई बोलता है कि शर्क सिटी में तुम्हारा वेलकम किया जाता है। शर्क सिटी जो है वो सेंटर है फेडरेशन का, जो फेमस नंबर 1 कॉलेज है फेडरेशन का सर्क कॉलेज वो भी यहीं पे ही है। ये होल लैंड है सभी साउल मास्टर्स के लिए जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं। यहाँ पे बसेज हैं तुम्हें पिक करने के लिए। तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम लिंगी होती है, वो बोलती कि हेलो एवरीवन, मैं शर्क कॉलेज और मैं तुम्हारी कंसलर हूँ, प्लीज बस में चढ़ जाओ। फिर ऐसे वो जा रहे होते बस से। क्वानली बोलता देखो ये तो टांग सेक्ट है। वेल टांग सेक्ट का बोर्ड होता है और टांग सेक्ट होता है ऊपर। वो बोलते कि ये तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सेक्ट है, टांग सेक्ट के हेडक्वार्टर्स। जॉनी काफी ज्यादा खुशी से देख रहा होता है उस तरफ और बोलता है जो टांग सेक्ट है उसे एंसेस्टर टांगसान ने फाउंड किया ना। फिर ऐसे टांग सेक्ट की डोमेन से पास होके बस एक जगह पे पहुंच गई। प्रोफेसर जी भी काफी ज्यादा नर्वस होता है। जो यही होती है लड़की, वो बोलती है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स है टियानलू प्लेनेट के, उन्हें बताना चाहती है कि हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, ये शर्क कॉलेज है। वो एक
गेट से एंटर कर रहे होते हैं। कॉलनी काफी सा एक्साइटेड होता है। जॉनी बोलता है शर्क हमारे लिए अपने डोर को ओपन कर रहा है। फिर हमें शर्क होटल दिखाया जाता है। वेल वहाँ का सीन, वहाँ पे प्रोफेसर जी बोल रहा होता है कि अगले सुबह तुम्हारा फिजिकल चेकअप होगा। वो फर्स्ट पार्ट है सेकंड राउंड टेस्ट का। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पे थोड़े से रेस्ट कर सको। जॉनी बोलता है वाओ, हम यहाँ से ट्राइटन लेक को भी देख पा रहे हैं। प्रोफेसर जी बोलते क्या तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट फील कर रही है जब यहाँ पे तुम पहुंचे इस प्लेनेट में? जॉनी बोलता हाँ, काफी ज्यादा डिफरेंट। मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को ले पा रही है, और जितने ज्यादा मैं कल्टीवेट करता उससे काफी ज्यादा मैं फास्ट तरीके से कल्टीवेट कर पा रहा हूँ। प्रोफेसर जी बोलता है कि वैली ग्रेट है, तुम काफी ज्यादा कम लोगों में आते हो जिनकी बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होती है लाइफ एनर्जी के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला यहाँ पे जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी आने के लिए। अभी मेडिटेट करो और अडेप्ट कर लो अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अराउंड में। अपनी जो एफिनिटी है उसे तुम फुल पे ले आओ चेकअप से पहले, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा फिर चेकअप में। जॉनी बोलता है ठीक है। वो बैठ जाता है और मेडिटेट करने लग पड़ता है। लाइफ एनर्जी उसके वेल सर्कल टाइप में जो गोल गोल घूम रहा होता है उसके अंदर उसमें जा रही होती है। जॉनी खतरनाक तरीके से लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। प्रोफेसर विंडो के बाहर देखता है, वो बोलता है वेल मेरे को यहाँ पे आने पड़ा लास्ट में। वो फिर कुछ फील करता है वेल, क्योंकि जॉनी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। प्रोफेसर जी बोलता है क्या लाइफ एनर्जी ये हर तरफ से क्यों आ रही है? वो सोच रहा था कि जॉनी यहाँ पे ले आया इसे, इसकी जो लाइफ एनर्जी वो इतनी ज्यादा हाई है क्या? फिर हम बताया जाता है कि जैसे जैसे लाइफ एनर्जी उसकी बॉडी में जाती रही तो जो गोल्डन और सिल्वर सर्कल था वो ग्रेजुअली फिल होता रहा। जो एनर्जी थी वो जॉनी के साउल पावर के साथ भी मिक्स होती रही। उसका जो ब्लड था वो इस पावर को उसकी बॉडी को देने लग पड़ा और उसकी बॉडी को न्यूचर करने लग पड़ा। जॉनी की बॉडी ऐसी थी मतलब एक जमीन की तरह जिसमें बारिश नहीं हुई थी काफी टाइम से, वो पूरी तरह से ड्राई थी। पर अब जो लाइफ एनर्जी है वो रेन की तरह काम कर रही है और नीचे गिर रही है, और उसकी वजह से रिवर फ्लो हो रही है और उस लैंड को न्यूचर कर रही है। और ऐसे फिर वेल उसकी बॉडी में प्लांट्स वगैरह उगाते हैं। मतलब एक तरह से उसकी बॉडी पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है, वेल एक तरह से ठीक हो जाती है। जॉनी की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके क्लोथ्स फट जाते हैं। प्रोफेसर जी हैरान होता है और एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। वो सोच रहा होता है कुछ हो रहा है इसकी बॉडी के साथ, जो टेस्ट है वो होने वाला है, मेरे को इसको सीक्रेट रखना पड़ेगा। जॉनी ऐसे बैठा होता है, उसकी बॉडी में मार्क्स अपीयर होते हैं गोल्डन और सिल्वर करके। फिर हमें ऐसे बताया जाता है कि जो गोल्डन और सिल्वर शाइनिंग पैटर्न थे वो उसकी बॉडी में स्प्रेड होते रहे। दो डिफरेंट ब्लड का जो ओरा था वो ऐसे ही बाहर निकल पड़ा उसकी बॉडी से। प्रोफेसर जी हैरान होता है, बोलता है क्या मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता जब तक मैं पता न लगा पाऊँ कि क्या है इसका ब्लड। वो जो ओरा होता है फिर वो उसकी बॉडी के अंदर सराउंड होने लग पड़ता है, अंदर की तरफ आने लग पड़ता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए थे और वो जो एनर्जी थी वो उसकी बॉडी में वापस आने लग पड़ी। वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से कोलाइड कर रहे थे एक दूसरे से। जॉनी की बॉडी से ऐसे खून निकल रहा होता है। प्रोफेसर जी सोच रहा था नहीं, इसके जो मेरिडियंस है वो टूट रहे हैं और उसके ऑर्गन्स भी। अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? जॉनी ऐसे बैठा होता है। जॉनी काफी ज्यादा दर्द में होता है, उसकी बॉडी से वेल ब्लड टाइप निकल रहा होता है। फिर उसकी बॉडी में एक लाइट टाइप फॉर्म होती है, वेल वो जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लड बना था वो उन दोनों एनर्जीज को शांत कर देता है, दोनों ब्लड्स को। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है क्या ड्रैगन रोर आ रही है इसके अंदर से? बस जॉनी की बॉडी से वो जो एनर्जीज होती है पूरी तरह से शांत हो जाती हैं और फिर एक बहुत बड़ा फ्लैश होता है, वेल ग्लो कर रहा होता है जॉनी। प्रोफेसर जी अपनी आईज को बंद कर लेता है, फिर पूरी तरह से एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। प्रोफेसर जी उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है क्या ये नॉर्मल हो गया? इसकी जो मेरिडियंस और ऑर्गन्स और बोन्स थे वो सभी पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। ऐसा लगा कि क्या ये ब्लड म्यूटेशन से अभी अभी हुआ, मतलब पास थ्रू। ऐसे जॉनी के एक हाथ पे गोल्डन कलर का ऑरा सराउंड कर रहा होता है और एक पे सिल्वर। प्रोफेसर जी बोलते हैं इसके नेल्स, वेल जॉनी के हाथ पे गोल्डन कलर के नेल्स अपीयर होते हैं, फिर ऐसे स्केल्स उगने लग पड़ते हैं उसके हाथ में। उसके पूरे हाथ को एक ड्रैगन, वेल ड्रैगन की तरह हाथ बन जाता है उसका पूरा हाथ। प्रोफेसर जी बोलते चलो मैं पास जाके देखता हूँ ये किस तरह के, मतलब दो तरह के स्केल्स हैं इसकी बॉडी में, पहले एक गोल्डन कलर के होते हैं स्केल और एक सिल्वर कलर के होते हैं। प्रोफेसर जी बोलते क्या ये ड्रैगन स्केल्स हैं, और वो भी दो तरह के ड्रैगन स्केल्स हैं। ऐसे वो दोनों स्केल्स जॉनी के दोनों हाथों को कवर कर लेते हैं और जॉनी की पूरी बॉडी एनर्जी से वेल कवर होती है। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है कि इससे तो मेरे को डेंजरस सी फीलिंग आ रही है, ये एक अच्छी म्यूटेशन वेल मैं यही सपोज कर सकता हूँ। चलो खत्म हो गया, मैं अब शील्ड को हटा लेता हूँ। जैसे वो शील्ड को हटा देता है तो जो लाइफ एनर्जी होती है वो जॉनी के पास द्वारा जाने लग पड़ती है। वो सोच रहा होता है कि मैसिव एनर्जी द्वारा इसके अंदर जा रही है, ये तो मल्टीपल टाइम वेल पहले से काफी ज्यादा टाइम डेंसर है। वो जो लाइफ एनर्जी होती है वो जॉनी की तरफ जा रही होती है, जॉनी को फिर से घेर रही होती है पूरी तरह से। प्रोफेसर जी सोचता है ये जो एनर्जी है इसकी बॉडी को न्यूचर कर रही है, इसका मतलब ये इसके ब्लड म्यूटेशन के लिए अच्छा है। वेल मेरे को शील्ड को नहीं लगाना चाहिए था, ये हमेशा एक चैलेंज है मेरे लिए। फिर जॉनी ऐसे ही शांत हो जाता है, फिर अपनी आईज को ओपन करता है। उसकी आईज से ऐसे ही वेल ग्लो टाइप हो रही होती है उसकी आईज। प्रोफेसर जी काफी सा हैरान हो जाता है, बोलता है ये बॉय ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। जॉनी बोलता है मिस्टर जी। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या वो ब्लड म्यूटेशन थी? जॉनी बोलता है वेल शायद थी, ये इतना ज्यादा जल्दी हुआ। प्रोफेसर जी बोलता है ठीक है मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। फिर ऐसे वो बता देता है। जॉनी फिर खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा चेंज था, मैं फील कर सकता हूँ अपनी बॉडी में कि वेल चेंजेस आए और वो अच्छे ही हैं। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम शायड टोलर भी लग रही हो। जॉनी बोलता है सच्ची? वो हंस रहा होता है, फिर बोलता है कि
चलो कुछ खाना खाते हैं मिस्टर जी, मेरे को भूख लगी है। प्रोफेसर जी बोलते ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। ये बोलती है कि अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट है वो तुम्हारे ग्रेड्स में इंक्लूड नहीं होगा और इससे तुम्हारे परफॉर्मेंस में भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे बाकी जो सेकंड राउंड ऑफ एग्जामिनेशन होगा उनमें। कॉलनी बोलते है तो ग्रेट है, हमारी साल पावर सबसे ज्यादा वीकेस्ट है तो ये अच्छा ही है हमारे लिए। ये बोलते सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ आओ, टीचर यहीं पे रहेंगे, ठीक है। प्रोफेसर जी जॉनी के कंधे पे हाथ रखते और बोलते याद रखना शर्क तुम्हें कभी भी भगा नहीं देगा क्योंकि तुम डिफरेंट हो, वो तुम्हें इसलिए भगा देगा क्योंकि तुम अगर मेडिक्योर होगे, वेल नॉर्मल होगे। जॉनी बोलता है ठीक है अब मेरे को करना ही पड़ेगा कुछ। वैसे में फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है शर्क कॉलेज का। ये बोलती है कि पहले हम ब्लड टेस्ट लेंगे, तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट ही लेंगे वो तुम्हारी बॉडी से। वहाँ पे एक प्रोफेसर होती है, ये वहाँ पे जाती है और उसे हक कर लेती है। वो बोलती है हनी मैं आ गई हूँ। वो प्रोफेसर बोलती है ठीक है। जॉनी और कॉनली काफी हैरान होते हैं। ये बोलती है कि ये डॉक्टर जांग चेन्यू है, ये भी शर्क से ग्रेजुएट हुई है। डॉक्टर जांग बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। जॉनी ऐसे बैठा होता है। डॉक्टर जांग ने बोला तो जॉनी को कि तुम्हारी जो राइट आर्म की स्किन है वो काफी टफ है, मेरे को अपना लेफ्ट आर्म दिखाओ। जॉनी ने अपना लेफ्ट आर्म किया होता है, वो सिरिंज को अंदर डाल देती है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल ये अच्छा है कि निडल अंदर चली गई है। डॉक्टर जांग बोलती है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। जॉनी बोलता है थैंक यू मिस। डॉक्टर जांग सोच रही होती है कुछ ज्यादा प्रेटी बच्चा था, वो जॉनी के ब्लड को नीचे डालने लगी होती है। तभी जॉनी की जो ब्लड होता है वेल टेस्ट ट्यूब में वो गोल गोल घूमने लग पड़ता है। डॉक्टर जांग हैरान होती है और दोबारा देखती है ब्लड की तरफ, सोच रही थी क्या मैंने अभी कुछ अब नॉर्मल सा देखा उसके ब्लड में, ये बच्चा तो काफी ज्यादा यंग है, इसका ब्लड पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ होगा अभी। फिर नेक्स्ट ऐसे बॉडी मेजरमेंट था जैसे हाइट वेट वो किया गया। जॉनी सोच रहा था कि शर्क का चेकअप तो कुछ ज्यादा स्पेशल लग ही नहीं रहा है। फिर ये ऐसे हंसी होती है उनकी तरफ देख के, वो एक जगह पे जाते हैं। ठीक है, ये बोलती है कि अब तुम्हारे साउल पावर मेंटालिटी और बाकी जो क्वालिटीज है उनका टेस्ट होगा, प्लीज रेडी रहो। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल लास्ट में आने का टाइम आ ही गया है। जॉनी जैसे एंटर करता है अंदर तो एआई बोलती है कि अपने हैंडल्स को पकड़ो अपने हाथों से, साउल पावर को इन्फ्यूज करो अब। फिर ऐसे टेस्ट ओवर हो जाता है। फिर अनाउंस हो जाता है कि नेम लांजवान्यू, स्केलेटल एज 11, बेसिक साउल पावर रैंक 23। जॉनी सोच रहा होता है रैंक 23, मैं रैंक 23 में पहुंच गया हूँ, क्या ये लाइफ एनर्जी की वजह से हुआ और जो ब्लड म्यूटेशन हुई उसकी वजह से। फिर एआई द्वारा अनाउंस कर देती है कि ट्विन मार्शल साउल है तो इसकी वजह से 30% बोनस मिलेगा। तो एक्चुअल कॉम्बैट साउल पावर रैंक 29 है, वेल 23 से 29। वाओ, जॉनी सोच रहे होते इन्होंने मेरे ट्विन मार्शल साउल को भी फाइंड कर लिया और एक्चुअली मेरा साउल पावर रैंक 29 है। शर्क सच्ची मुझे अमेजिंग है, इनका डाटा कलेक्टिंग का भी हिसाब किताब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। फिर ऐसे मेंटालिटी टेस्ट होता है, टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल ऐसे टाइड यहाँ पे होना और जो हेलमेट है वो मेरी मेंटालिटी को स्टिमुलेट कर रही है। तभी कुछ सायरन जैसा बजने लग पड़ता है। जॉनी हैरान हो जाता है। एआई बोल रही थी कि अलर्ट, इक्विपमेंट्स में कुछ फर्क पड़ रहा है, जो टेस्ट सब्जेक्ट है उसे खुद छूटना पड़ेगा खुद ब खुद ही, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, वरना तुम्हारी लाइफ डेंजर में होगी। जॉनी बोलता क्या? जॉनी पूरी पावर को लगा रहा होता है उठने के लिए पर नहीं कर पा रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा और मैं अपनी मार्शल साल को भी रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जो हेलमेट और जो सीट बेल्ट टाइप होती है वो ओपन हो जाती है। एआई अनाउंस कर देती है कि जो टेस्ट है वो ओवर हो गया है। लांजवान्यू मेंटालिटी 571। वेल वाओ, ये भी टेस्टिंग का तरीका है। एक्सप्लोसिव मेंटालिटी जो मतलब उसने ब्रेक फ्री करने की कोशिश की वो 612 है और जो स्ट्रगल की स्ट्रेंथ थी वो 706 किलोग्राम है। वेल वाओ, जॉनी हैरान उत्तर बोलता है क्या ये फॉल्स आराम था? वो सोच रहा था ये ऐसा भी कर सकते हैं। शर्क सच्ची मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो जॉनी नेक्स्ट में जाता है तो वो बैलेंस टेस्ट होता है। वो फिर एआई अनाउंस कर देती है कि टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। वो जैसे एंटर करते हैं तो वो हैरान होता है और बोलता है क्या एंटी ग्रेविटी, वो ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है और ऐसे रोटेट हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को तो चक्कर जैसा आ रहा है, मेरा हेड गोल गोल घूम रहा है, पर ये फैमिलियर लग रहा है क्योंकि वेल जो मैंने स्पेस का ट्रेनिंग ली हुई थी मिस्टर इन के साथ वो वैसा ही था। ये बोलते मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम 3 मिनट्स तक रहे वहां पे, तुम्हें सिकनेस बकेट चाहिए वेल जहाँ पे वोमिट कर सकते हैं। जॉनी बोलते नहीं मेरे को चाहिए। फिर स्ट्रेंथ टेस्ट की बारी होती है। वो एक जगह पे जाता है। एआई अनाउंस कर देती कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करके अटैक करना सामने। पहले तुम अपनी अकेले बॉडी स्ट्रेंथ के साथ करना और दूसरे टाइम तुम अपनी सभी अटैक एबिलिटीज को यूज करके कर सकते हो अटैक। जॉनी सोच रहा होता है बॉडी स्ट्रेंथ मेरे ब्लड की स्ट्रेंथ को भी इंक्लूड करती है ना, चलो फर्स्ट स्ट्राइक में मैं अपनी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ। जॉनी पंच मारता आगे। एआई अनाउंस कर देती है कि सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार रहो। जॉनी सोच रहा होता है अब चलो मैं अपनी सारी अटैक एबिलिटीज को यूज करता हूँ। जो वर्लपूल होता है उसकी एनर्जीज का वो गोल गोल घूम रहा होता है फास्ट तरीके से। जॉनी अपने हाथ पे ब्लू सिल्वर ग्रास को लाता है और वेल उसका हाथ ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट हो जाता है। वो पूरी बॉडी को एनर्जी से कवर करता है और आगे की तरफ पंच मारने लगता है। वो बहुत जोर से पंच मारता है उस डिवाइस के ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने एक ट्रेस को फेल्ट किया जो कि मेरे हार्ट के अंदर है
और जो इंसाइट स्किल ने दी है स्किल फ्यूजन ने वो अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि जो ब्लड म्यूटेशन हुई मेरे साथ उसने मेरे को ऑल राउंड बूस्ट दिया मेरी पूरी बॉडी को। ये बोलती है अब तुम 30 मिनट का रेस्ट कर सकते हो, फिर तुम्हारा जनरल फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें तुम्हारी जो साउल पावर होगी वो सील कर दी जाएगी। क्वान ली बोलता है वेल अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। फिर ऐसे ही एक मीटिंग का सीन दिखाया था हमें। वो बोल रहे थे कि हमने सैटेलाइट इमेज को एनालाइज कर दिया है। हमने ये फाउंड किया जो ट्रीटन लेक था उसने काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को एरिया में वेल भेजा था आगे की तरफ, वो भी 20% इंक्रीज हुआ था। एक इंसान बोलता कि जो मिस्टर ट्री ने बोला वो वेल सही बोला। उन्होंने बोला था कि ये अच्छा साइन है। ऐसा लग रहा है कि जो ट्री ऑफ एटर्निटी है वो भी एक म्यूटेशन के अंडर को जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो इवोल्व हुआ है। तो आगे एक बैठी होती है लड़की, वो बोलती है तो अच्छा है, ज्यादा ध्यान रखना ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम है इस बार मेरे को लगता है इस बार कोई प्रोमिसिंग आएंगे वेल कुछ ज्यादा ही अच्छे बच्चे। और जो 30 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना वो काफी नहीं होता है। चैनी तुम फिर यहाँ पे फिर वो जो रिसर्चर होती है वो आ जाती है अंदर। जो लड़की होती है रेड बालों वाली वो बोलती है कि चैनी तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो जो प्रोफेसर होती है वो बोलती है मैंने एक स्पेशल सैंपल को फाउंड किया है नए स्टूडेंट्स के ब्लड टेस्ट में, मैं चाहती हूँ कि तुम देखो उसे। उसने 2 टेस्टिंग मशीन को डैमेज कर दिया है। वो लड़की बोलती है कि ठीक है मेरे को उस तरफ लेके जाओ। तो वो वहाँ पे जाते हैं लैब में। रिसर्चर बोलते कि जो डाटा है वो अजीब सा है, मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, वो तुम देख ही सकते हो बाकी क्या हुआ यहाँ पे लैब में। जो लड़की होती है वो बोलती है टियानलियो अकेडमी लांजवान्यू, ये टियानलियो प्लेनेट का है, रैंकिंग फर्स्ट, वो भी मतलब पहले 2 राउंड में फर्स्ट ही था। दूसरा बोलता है सिर्फ 11 साल का है और इसकी साउल पावर का रैंक सिर्फ 23 ही है। वो उस ब्लड को अपने हाथ में लाती है और ऐसे उड़ रहा होता है ज़्वान्यू का ब्लड। वो जैसे ब्लड उसकी फिंगर से टच होने लगता है वो कुछ ज्यादा अलग सी सेंसेशन को फील करती है। वो सोच रही होती है हैरानी से ये तो ब्लड सप्रेशन था। वेल मतलब ज़्वान्यू का ब्लड इसके ब्लड को सप्रेस कर रहा था, एक तरीके से डरा रहा था उसे। रिसर्चर बोलते क्या ये कैसे पॉसिबल है। जो रेड हेयर गर्ल होती है वो एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है। वो सोच रही होती है ये तो इनक्रेडिबल है सच्ची मुच्ची, चलो मैं इसे और टेस्ट करती हूँ। वो लाइफ एनर्जी को लाती है और वेल उस ब्लड को लाइफ एनर्जी में डाल देती है। लाइफ एनर्जी उस ब्लड के साथ मिक्स होती है और जो दोनों ड्रैगन होते हैं ज़्वान्यू के ब्लड के वो निकला, एक सिल्वर और एक गोल्डन ड्रैगन। रेड हेयर गर्ल सोचती है कि ये तो ड्रैगन चांट है। वो दोनों जो ड्रैगन होते हैं वो शील्ड की तरफ जाते हैं और वेल बाहर निकल जाते हैं। वो बोलते कि कौन रिस्पॉन्सिबल है लांज़वान्यू की टीम के लिए। रिसर्चर बोलते कि ये है उसकी टीम का। रिसर्चर बोलते कि ये ही है उसकी मतलब टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल। रेड हेयर गर्ल बोलती है उसे बोलना कि फोकस करना लान के ऊपर और जैसे भी वो परफॉर्मेंस देगा मुझे बताते रहना। रिसर्चर बोलते ठीक है। वो ऐसे आगे की तरफ जा रही होती है, सोच रही होती है ये तो अनबिलीवेबल है, क्या ये गोल्ड लेवल ब्लड है। फिर वो हंस रही होती है ऐसे ही। वो सोच रही होती है कि फाइनली कोई इंटरेस्टिंग तो आया है। फिर हमें एंड्योरेंस टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। ज़्वान्यू ने क्वान ली और ल्यूफेंग को पकड़ा होता है। 1 घंटे के लिए जो वेट बेयरिंग स्पिरिट क्लाइंबिंग टेस्ट था, लांज़वान्यू ने अपने टीममेट्स को पकड़ा हुआ था और ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा था। ये उनको देख रही होती है, नोटिस कर रही होती है लांज़वान्यू को। जो दोनों ड्रैगन वो भाग के आए होते हैं वो लांज़वान्यू की बॉडी में चल जाते हैं ऐसे ही पीछे से। फिर बाद में जो टेस्ट था वो रिएक्शन टेस्ट था। ज़्वान्यू 10 मिनट्स तक अंदर रह पाया और ऐसे जो फिजिकल टेस्ट था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। ज़्वान्यू फिर मिस के पास आता है, बोलता है मिस लिंग क्या मैं रिजल्ट देख सकता हूँ अपने अब। ये होती है वो बोलती है मैं नहीं बता सकती हूँ तुम्हें अभी इस मोमेंट में, पर मैं तुम्हें एक चीज रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जो बाद में टीम असेसमेंट होंगे वो इम्पॉसिबल ही होंगे तुम्हारे लिए। जैसे तुमने एंड्योरेंस टेस्ट में किया तुम वैसा तब नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो शर्क के पास एंट्रेंस एग्जाम थे ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर था कि जितने भी तुम्हारे 3 मेंबर्स है टीम के वो सभी साथ में एंटर कर पाए। मिस लिंग वहां से जा रही होती है, ज़्वान्यू वगैरह उसकी तरफ देख रहे होते हैं। क्वान ली सोच रहा होता है क्या एक्सट्रीमली रेयर, हम तीनों मेंबर्स का एक साथ जाना टीम एज अ टीम। ल्यूफेंग बोलता है ज़्वान्यू बोलता है तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर दिखाएंगे, हम कर सकते हैं। अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे और करते हो तो मैं अपना बेस्ट करूंगा हम तीनों को साथ में ले जाने के लिए शर्क में। हम सेपरेटेड नहीं होंगे, ऐसे ही हमें ऐसे मिरेकल को करना ही पड़ेगा तो ही हम आगे मूव कर सकते हैं। अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। वो फिर ऐसे बोलते हैं हाँ हम नहीं मुड़ सकते। फिर ऐसे डोंगक्वान वहां पे आ जाती है। वो बोलती है लांज़वान्यू वेल ये भी शौक में ही है। ज़्वान्यू काफी खुश होता है। डोंगक्वान यू बोलती है कि तुम्हारा फिजिकल चेकअप कैसा गया। ज़्वान्यू बोलता है कि वेल वो ठीक ही था, तुम्हारा कैसा गया, क्या तुम्हारा हो गया है। तभी एक लड़की पीछे से आती है, वो आवाज डालती है क्वान यू को। वो बोलती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो जो लड़की होती है उसके व्हाइट बाल होते हैं, वो आगे की तरफ आ जाती है। क्वान यू बोलते है क्वीन ऐसे मत बोलो तुम। क्वीन बोलती है कि सभी को पता है पूरे स्कूल में तुम दोनों के बारे में, तो तुम्हें शाय होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लांज़वान्यू है ना, ये इतने ज्यादा आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए मेरी प्रीशियस प्रिंसेस को स्टील करना। क्वान यू बोलती कि मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। क्वीन तुम चुप क्यों नहीं रहते, मैं सच्ची मुच्ची बोल रही हूँ इस टाइम। और लांज़वान्यू बोलता है कि हाँ मैं भी चोर नहीं हूँ। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है लांज़वान्यू की तरफ। वो बोलती है मेरा नाम लान मैन क्वीन है, मैं क्वान यू की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगी तुम्हें हेल्प करने के लिए। ज़्वान्यू बोलता है वेल तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो आगे की तरफ देख रहा होता है, तभी क्वान ली वहां पे आ जाता है। वो बोलता है हाय मैं क्वान ली हूँ, मैं भी ज़्वान्यू की टीममेट हूँ। वो बहुत खुशी से वेल आगे तरफ हाथ किया होता है उसने। क्वीन बोलती
बोलती है गुस्से से कि अच्छा ऐसी बात है। क्वानली डर जाता है और जॉनी के पीछे छुप जाता है। क्वीन हंसती है और बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा डरपोक नहीं हो मोटे इंसान। वेल क्या ही बोल रही है। जॉनी बोलता है कि इसकी मेंटालिटी वेल जरा भी वीकर नहीं है मेरे से। वेल शायद इसने मेंटालिटी रिलीज की होती है अपने डराने के लिए। जॉनी फिर क्वान्यू की तरफ देख रहा होता है, वेल इंक्वायरिंग लुक से वेल पूछ रहा है कि मतलब कैसी है ये। क्वान्यू बोलती है कि वेल वो मेरे से ज्यादा स्ट्रोंगर है और उससे ज्यादा स्ट्रोंगर, वेल बिंग से भी। जॉनी सोच रहा होता है क्या इसके पास भी 4 रिंग्स है, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है ये। वो फिर बोलता है कि थर्ड मेंबर कहाँ है तुम्हारी टीम का। क्वान्यू बोलती है कि तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी टीम में सिर्फ हम 2 ही हैं और बाकी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो हमारे लिए बर्डन ही होगा। जॉनी बोलता है क्या 2 की टीम। क्वान्ली बोलता है क्वीन के पास जाके कि ये तुम्हारे डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, मतलब 2 मेंबर्स का होना। क्वीन बोलती है कि तुम दोनों बोल क्या रहे हो, हम फिर भी टॉप में ही आते हैं। टियानलो एकेडमी में सभी हमें गॉडेस ऑफ आइस एंड स्नो बोलते हैं। क्वानक्यू आइस वाली है और मैं स्नो वाली हूँ। तुम भी मेरे को गॉडेस एड्रेस कर सकते हो और ये जो गॉडेस है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वेल क्या ही बोल रही है। क्वानली प्यार में पड़ जाता है और बोलता है वेल मेरी गॉडेस। लुफेंग को गुस्सा चढ़ता है और वो उसे किक कर देता है, बोलता है कि तुम एम्बैरेसिंग बातें क्यों कर रहे हो। जॉनी बोलता है क्या गॉडेस। क्वानली बोलती है कि क्या तुम मुझे बोल रहे हो। फिर वो ऐसे ही चल पड़ते हैं वहां से। क्वानली ऐसे ही बोलता है जॉनी को कि मैंक्वीन तो कुछ ज्यादा गॉर्जियस थी, उसका गुस्सा, उसका बात करने का तरीका बड़ा वंडरफुल था। मुझे लगता है कि मैं डेस्टिन था उससे मिलने के लिए। जॉनी बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास ऐसा टाइम भी है ऐसा सोचने का, तुम सेकंड राउंड को पास करने के बारे में क्यों नहीं फोकस करते। जॉनी ऐसे एक आगे की तरफ जा रहा होता है, आगे ट्री होता है। जॉनी सोच रहा होता है जो लाइफ एनर्जी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, मैं उस जायंट ट्री के पास जाना चाहता हूँ। लुफेंग बोलता है मेरे को लग रहा है कि वो एग्जामिनर है। तो वहाँ पे आगे एक रेड बालों वाला लड़का होता है, वो बोलता है कि शर्क कॉलेज में तुम्हारा वेलकम है, मैं जाओ की हूँ, मैं टीचर हूँ आउटर इंस्टीट्यूट का। चलो मैं बाकी बकवास नहीं करता हूँ, आज पहला दिन है तुम्हारे सेकंड राउंड टेस्ट का और ये टफेस्ट डे होगा तुम्हारे लिए क्योंकि आज तुम में से आधे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। सारे बच्चे हैरानी से बोल रहे होते क्या हाफ हम में से एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो पहला दिन है सेकंड राउंड टेस्ट का। जाओ बोलता है कि आज का टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, अरीना मैच होगा आज, जितने भी कैंडिडेट्स है वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे और ओपोनेंट से फाइट करेंगे वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू। जो विनर्स है वो नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे और जो लूजर्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारा जो लक है वो भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी स्ट्रेंथ की तरह ही। जॉनी सोच रहा था ये तो सबसे ज्यादा अनफेवरेबल वे है हमारे लिए, हम ऐसे दूसरों से हेल्प नहीं मांग सकते हैं। जाय बोलता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ, ये जो मैच है ये स्टिमुलेशन वर्ल्ड में नहीं होगा, ठीक है, ये एक्चुअल कॉम्पैक्ट, तो ये वेल पॉसिबल है कि तुम हर्ट भी हो सकते हो और वेल मारे भी जा सकते हो। जॉनी सोच रहा था क्या एक्चुअल कॉम्बैट, ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट है प्रीवियस टेस्ट से। जाय बोलता है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर कोई क्विट करना चाहता है तो अभी टाइम है करने के लिए। फिर ऐसे में बताया जाता है कि वेल किसी ने भी क्विट नहीं किया क्योंकि इतने ज्यादा दूर आए हैं वो, तो हटना नहीं चाहते हैं पीछे। फिर ड्रॉ स्टार्ट हो गया, ऐसे नाम आ जाते हैं लिस्ट में। जॉनी सोच रहा था कि ये ग्रेट है, हम ना ही क्वानक्यू से फाइट कर रहे हैं और ना ही बिंग से फाइट कर रहे हैं। जाय बोलता है कि जो टेस्ट है वो 10 रिंग्स में साइमल्टेनियसली प्लेस होगा, तो वेल रेडी रहना। रिंग नंबर 1 में लान ज़ान्यू लुफेंग क्वानली वर्सेस ली हान ली बिन जियायू। जॉनी चुप होता सोच रहा था वेल ये ठीक है पहले स्टार्ट होना। वो बोलते चल चलते हैं। क्वानी कुछ ज्यादा नर्वस होती है। बिंग बोलती है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं, तुम्हें ये पसंद क्यों है। क्वानी बोलती कि मैं को पसंद नहीं है वो, तुम चुप क्यों नहीं रहते। क्वीन क्वीन बोलती कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि तुम उसे लाइक करते या नहीं करते, तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो। क्वानी बोलती कि वेल ये मेरे मास्टर का डिसिपल है। क्वीन बोलती क्या प्रोफेसर नाना का। क्वानी बोलती कि हाँ ये प्रोफेसर नाना का फर्स्ट डिसिपल है, लास्ट टाइम ये टैंडर प्लांट में गया था वहां पे उनसे विजिट करने के लिए। क्वीन भी हैरान होती है, सोच रही होती है मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ ही अच्छा ही करेगा। फिर ऐसे वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जाय बोलता है कि अनाउंस करो अपने नाम को, ऐसे वो दूसरी टीम अनाउंस कर रही होती है। ऐसे फिर लान की टीम अनाउंस करती है अपने नाम को, लान ज़ान्यू लुफेंग क्वानली। दूसरी टीम ली हान ली बिन और जियायू ये अनाउंस कर देती है कि जो रूल्स हैं वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे तुम करना चाहते हो। मैच स्टार्ट होता है। ली हान अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, ज़ान्यू अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। ली हान काफी हैरान होता है। लान ज़ान्यू सोच रहा होता है 4 रिंग्स और बाकी जो 2 उनके पास 3 रिंग्स है। ये जो टीम है ये तो बिंग की टीम की तरह स्ट्रॉन्ग है। वेल बिंग वो लाइटनिंग वाला। ली हान सोच रहा होता है क्या 2 रिंग्स इन तीनों के पास ही, ये कैसे सेकंड राउंड तक एंटर कर सकते हैं। एक बच्चा बोलता है कि इतने ज्यादा लकी कैसे हैं, ये डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में एंटर कर जाएंगे। वेल ये ली हान की टीम को बोल रहा है। ली हान बोलता है कि तुम गिव अप क्यों नहीं करते। जॉनी बोलता है, जॉनी थोड़ा बुरा फील करता है बिकॉज उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है। वो बोलता है हम ट्राई करना चाहते हैं। मिस लिंग सोच रही होती है कि इसका जैसा लुक था ये कुछ प्लान कर रहा है। ली हान सोच रहा होता है क्या ये सोच रहा है कि जीत सकता है हमारे अगेंस्ट में। वो बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है अटैक करो मेरी तरफ, अगर ऐसी बात है तो चलो स्टार्ट कर। वो अपना अटैक यूज करता है जिसकी वजह से वाटर पूरे अरीना को कवर कर रहा होता है। वो जो वाटर की टाइड्स होती है वो आगे की तरफ जारी होती है। उसकी टीम का दूसरा इंसान अपने स्पेयर को निकाल लेता है और वो आगे की तरफ अपना अटैक यूज करता है जिससे फिश क्रिएट होती है और वो आगे की तरफ जारी होती है। जो तीसरा होता है वो एक मून को क्रिएट कर लेता है। वो ऐसे कंबाइन अटैक कर रहे होते तीनों मिलके। वो जो पानी होता है और सारे जो अटैक्स होते हैं वो जॉनी की तरफ आ रहे होते हैं और उसकी टीम की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है एक फुल स्केल अटैक, वो भी 3 पीपल के द्वारा जो कि साथ में काम कर रहे हैं। जॉनी आगे की तरफ अपने हाथ को करता है और एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है ठीक है ये ऐसी बात नहीं कि हम वेल कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉनी की जो शील्ड होती है वो पानी
लांजवानी को रोक रही होती है। क्वीन बोलती है क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, अगर ऐसे डिफेंड करते रहेंगे खुद को तो ये रिंग के बाहर ही निकाल दिए जाएंगे। गाइस एक चैप्टर गायब कर दिया, मैं काफी ढूंढा मैंने, मेरे को नहीं मिला। वेल एक्चुअल में हुआ ये होता है कि जो लांजवानी होता है वो अपने पावर को यूज करता है और जो सामने वाले का अटैक होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, उनका अटैक बचता ही नहीं है। जैसे मतलब वो ये लिंग टोंग के केस में करता था, उसके पावर को सप्रेस कर देता था और उसके अटैक भी गायब हो जाते थे। तो अब कंटिन्यू करते हैं। हमें प्रोफेसर जी दिखाई देते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि जो मेन रीजन है कि शक सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को हर साल लेता है वो इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिसोर्सेज के लिए आपस में फाइट करनी पड़ती है, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा जल्दी। जॉनी बोलता है क्या रिसोर्सेज के लिए फाइट करना? प्रोफेसर जी बोलते कि शक के पास काफी ज्यादा वेल्थ और हेवनली ट्रेजर्स हैं, पर उन्हें न्यूचर करने के लिए लाइफ एनर्जी चाहिए होती है ट्री ऑफ इटर्निटी की, इसलिए उन ट्रेजर्स को एक्वायर करना कुछ ज्यादा टफ होता है। स्टूडेंट्स को कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, फिर उन्हें शक के बैजेस मिलते हैं, फिर वो उन बैजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ। जैसे कि तुम्हारे लेवल होते हैं साउल रिंग के, वैसे बैजेस होते हैं। डिफरेंट बैज की डिफरेंट कीमत होती है। शक के जो बैजेस होते हैं वो रियल करेंसी है शक सिटी में, वो काफी ज्यादा यूजफुल है मनी और साउल कॉइन से भी। अब सोच जाता हूँ कल का टेस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल टेस्ट होगा। जॉनी हैरान होता है, बोलता है क्या इंडिविजुअल टेस्ट? वो सोच रहा था ली तो ठीक होगा पर फैंग के लिए इतना आसान नहीं होगा ये। प्रोफेसर जी बोलता है मुझे पता तुम कैसा फील कर रहे हो, पर सभी के पास डिफरेंट पाथ होती हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें खुद के ऊपर भी डिपेंड करना ही पड़ेगा। वो फिर अपनी टीम के पास जाता है और बोलता है कि आज का टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट होगा शायद। लुफेंग हंसता है, स्माइल करता है। वेल जॉनी बोलता है तुम इतने वरीड नहीं लग रहे हो, ऐसा तो तुम करते नहीं हो हर बार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम आज? लुफेंग बोले तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बारे में, कोई चीजें होती हैं जो मेरे को खुद फेस करनी पड़ेंगी, जो आज होगा वो मेरे को खुद के बलबूते पे करना पड़ेगा। जॉनी बोलता है ठीक है तुम अपना बेस्ट करना आज के टेस्ट में, तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा शक में, सिलेक्ट होना ही पड़ेगा। क्वानली बोलता है वेल ऐसा नहीं कि तुम्हारी ऐसी सिचुएशन है, मैं भी वेल यही सोच रहा था, और ऊपर से हमें पता भी नहीं इंडिविजुअल टेस्ट है क्या और किसके बारे में है। अगर वो स्लीपिंग के बारे में होगा तो मैं पक्का फर्स्ट प्लेस जीत जाऊंगा। वेल ये ऐसे चीयर अप कर रहा है थोड़ा मजाक करके। जॉनी सोच रहा होता है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होऊंगा तो जल्दी या फिर बाद में मैं ऐसी चीजों में टकरा जाऊंगा जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। तब मिस लिंक वहां पे आ जाती है और बोलती है लांजोनी मेरे साथ आओ। वो जा रहे होते हैं, तभी हमें ली हान दिखा देता है वहां पे और उसकी टीम। वेल ये जो हार गए होते हैं वो एक बस से जा रहे होते हैं कहीं पे, वहां पे स्टिमुलेशन कैबिन्स होते हैं। मिस्टर लिंक बोलती है कि जो यस्टरडे का मैच था वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल था, तो हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हारे द्वारा टेस्ट करेंगे, तो प्लीज जो तुमने रिंग में किया था वो यहाँ पे भी करो। देखते हैं कि जो अटैक पहले वैनिश हुआ था वो अब भी होता है कि नहीं। तो फिर दूसरी टीम ऐसा ही करती है, मतलब अपने अटैक को यूज करती है कंबाइन। जॉनी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, उसके हाथ में ग्लो आता है एक एनर्जी का। मिस लिंक फोकस कर रही होती है। जॉनी का हाथ जैसे वाटर से टच होता है तो जो वाटर होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, उस अटैक का कोई नामो निशान नहीं रहता। वेल रिंग में भी ऐसा ही हुआ होता है। मिस लिंक सोच रही होती है कि अटैक का तो कोई नामो निशान ही नहीं बचा, ये तो डिसअपियर हो गया सेकंड्स में ही। लीहान की टीम काफी ज्यादा हैरान होती है, वेल बेचारे एलिमिनेट हो जाएंगे। मिस लिंक सोच रही होती है ये तो हम इसे वियर्ड भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये तो अमेजिंग है, वेल एक तरह से मिरेकल ही है। मिस लिंक बोलती है ठीक है लांजोनी अब उन्हें तुम सपोर्ट करना, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मिलकर मेरे ऊपर अटैक करना सेम ट्रिक से। जॉनी सोच रहा था वेल ये अच्छा आइडिया है, मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे काम करता है। लांजोनी अपनी बेंस को आगे की तरफ करता है और लीहान को बांध देता है और उसकी टीम को। वो ऐसे अटैक को यूज कर रही होती है, जो टाइड होती है वो मिस लिंक की तरफ जा रही होती है। मिस लिंक सोच रही होती है कि जो टाइड है ये तो लास्ट वन से जरा भी डिफरेंट नहीं है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है मेरे लिए। फिर एक एनर्जी टाइप रिलीज होती है लांजोनी की बॉडी से और वो उस वाटर को कवर कर रही होती है। मिस लिंक सोच रही होती है जो टाइड है ये तो कुछ डिफरेंट सी लग रही है मुझे। वो कुछ ज्यादा डर जाती है और कुछ अजीब सी चीज को फील करती है। वो ऐसा फील करती है कि वो एक एबिसिस में गिर रही होती है, वेल एक ब्लैंक स्पेस में। जो अटैक होता है वो उसी की तरफ आ ही गया होता है, वेल गोल्डन कलर का ही हो गया होता है वो पानी। मिस लिंक सोच रही होती है तो 3-in-1 मार्शल साउल फ्यूजन स्किल है, वो अटैक उसी के पास ही आ गया होता है। वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है सभी को। जॉनी सोच रहा होता है 4 पर्पल और 3 ब्लैक साउल रिंग्स, ये रैंक 7 साउल मास्टर है। वो फिर अपना अटैक आगे की तरफ यूज करती है और वेल उसके अटैक की और जो वाटर का अटैक होता है वो आपस में टकराते हैं। वेल फिर ऐसे ये जो टेस्ट होता है ओवर हो जाता है। फिर ऐसे में बताया जाता है कि होल फेडरेशन के एलिट्स यहाँ पे फाइट कर रहे थे। लियांग ने अपना बेस्ट किया था अपने राइवल्स के साथ फाइट करने के लिए, पर एंड में वो फेल हो गई। वेल बिंग की जो बहन थी या फिर बचपन की दोस्त, और वो एलिमिनेट हो गई। लांजोनी कुछ नहीं कर पाया। बिंग भी काफी सैड होता है। ऐसे जो सेकंड बैच था कॉन्टेस्ट का वो खत्म हो गया, 30 कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए और जो थर्ड बैच था उनकी टर्न आगे टेस्ट की। बिंग की टीम की फाइट थी। बिंग को काफी गुस्सा चढ़ा था वेल पहले से ही, और वो थंडर को रिलीज कर रहा था बहुत खतरनाक तरीके से। उसकी
जो लाइटनिंग थी वो पूरे एरिना को कवर कर रही थी और उन्होंने प्रैक्टिकली अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह से क्रश ही कर दिया। जॉनी सोच रहा था इनके जो राइवल्स हैं काफी ज्यादा अनलकी हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक डेविल को एनकाउंटर किया अपने गुस्से में। क्वान ली भी काफी डरा होता है। फिर नेक्स्ट बैच में लान मैंक्विन और डोंग क्वान क्यू की फाइट थी, वेल वो रिंग में चले गए। जॉनी सोच रहा होता है काफी ज्यादा साउल मास्टर्स हैं 4 रिंग्स वाले उनके राइवल्स में भी। जॉनी सोच रहा होता है कि एक साउल मास्टर 4 रिंग्स वाला इनके वेल ओपोनेंट में, और ये सिर्फ 2 ही हैं, ये कैसे डील करेंगे। जो दूसरा होता है ओपोनेंट उनका, वो अपने रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और एक मंकी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपना अटैक यूज कर रहा होता है क्वीन के साइड, क्वीन डॉज कर लेती है। क्वीन अपने 4 रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है जो कि पर्पल 4 रिंग्स होती हैं। वो आगे की तरफ देख रही होती है और अपने स्नो को यूज कर रही होती है। उसका जो ओपोनेंट होता है मंकी वाला, वो सोच रहा होता है ये जो स्नोफ्लेक्स हैं ब्लेड्स की तरह है और जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से कम होता जा रहा है, हम ऐसे मर जाएंगे अगर हम ऐसे करते रहेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने आप को एनर्जी से कवर किया होता है। उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, उन्होंने लान मैंक्विन को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट साउल स्किल से अटैक करने की सोची। वो एक बॉल को आगे की तरफ भेजता है एनर्जी की। मैंक्विन अपना अटैक यूज करती है टोर्नेडो ऑफ आइस एंड स्नो। एक बहुत बड़ा टोर्नेडो अपीयर हो जाता है उनके अटैक के सामने। फिर तभी क्वान न्यू भी पीछे से जाती है अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए उनकी तरफ। वो जो बॉल होती है लाइट की, वो टोर्नेडो से टकराती है, टोर्नेडो गायब हो जाता है। वो मंकी होता है उस बॉल में, वो जल्दी से क्वीन के पास आ रहा होता है। लांजानी सोच रहा होता है इसने टोर्नेडो को इतनी ज्यादा आसानी से नॉकआउट कर दिया और इसके जो अटैक्स हैं उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसके पास तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है। क्वीन आगे की तरफ अपने हाथ को करती है और वो मंकी से टकराता है। मंकी वहीं पे रुक जाता है। तभी पीछे से क्वान न्यू भी आ रही होती है। क्वान न्यू जल्दी से आती है और उसे किक मार देती है। वो दोनों साथ में होते हैं और आगे की तरफ देख रहे होते हैं। वेल क्या ही जोड़ी है। उन्हें ऐसा देखते हुए स्टूडेंट्स वाव बोलते हैं। क्वान ली भी बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रीटी है। जॉनी सोच रहा था सच्ची मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके राइवल्स की तरह, जैसे उनके पास भी 4 रिंग्स ही थी और ये 2 वर्सेस 3 था और इन गर्ल्स ने कम्प्लीटली क्रश कर दिया उन्हें। ये हैरानी की बात नहीं कि इनकी हिम्मत है 2 की टीम बन के ही सेकंड राउंड में पार्ट लेना। ऐसे फिर जो कॉन्टेस्ट था वो कंटिन्यू होता रहा। एलिट्स को सेम एज के फाइट करते हुए फुल स्ट्रेंथ में देखना, जॉनी की जो टीम थी वो काफी ज्यादा स्टिमुलेटेड थे। वेल उनको एक अलग ही सी फीलिंग आ रही होती है, स्पेशली मतलब फेंग और ली के लिए। वो भी डिटरमाइंड थे अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करने के लिए। तभी जायो वहां पे आ जाता है और बोलता है लास्ट बैच रिंग नंबर 10 लू हाओ चेन जाओ फेंग जाओ अगेंस्ट यूनैन हुई। वेल एक ही है ये सिंगल पर्सन। जॉनी काफी हैरान हो जाता है और बोलते क्या सिर्फ एक पर्सन। वहां पे एक हुड को डाल के एक इंसान आ जाता है। जॉनी बोल रहा था क्या सच्ची में एक है। वो अपने हुड को ओपन करता है और वो एक एल्फ होता है। उसकी डिफरेंट आइज होती हैं, एक रेड होती है और एक पर्पल होती है। बच्चे बोल रहे होते हैं सिर्फ एक पर्सन, इसकी टीम का सिर्फ ये एक ही पर्सन है। जायो बोलता है ठीक है चुप हो जाओ सभी, मैच स्टार्ट होता है। वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। लांजानी हैरान हो जाता है, बोलते तो ब्लैक है, एक साउल रिंग, वो भी 10,000 ईयर्स की, और इसके पास 5 साउल रिंग्स है, ये एक स्पिरिट किंग है। बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये रानी की बात नहीं कि इसकी हिम्मत अकेले फाइट करने की, इसका रैंक तो 50 से भी आगे है ना, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक मॉन्स्टर है। वो अपनी एक बो को निकाल लेता है और बोलता है कि मैं यूनान हुई हूँ। वेल यूनान नहीं बोलेंगे। वो बोलता है कि मेरे को टीम की कभी जरूरत नहीं है, मैं खुद के ऊपर रिलाई करता हूँ। दूसरी टीम के बोलते कि चलो चलते हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग तो है पर ये अकेले ही है। यूनहैन अपना फर्स्ट साल स्किल का अटैक यूज करता है स्पिरिचुअल गेज। वो आगे की तरफ एरो शूट करता है, वो उसे डोज तो कर लेते हैं। यूनहैन स्माइल करता है, वो जो एरो होता है वो फिर से मूव करके एक बच्चे के पास जा रहा होता है। वो बच्चा बोलता है क्या ऑटोमेटिक ट्रैकिंग एरो। वेल पीछे पड़ गया होता है। वो उसके पास जाके ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होती है और सभी टीम जो होती है दूसरी साइड की वो एलिमिनेट हो जाती है। जायो अनाउंस कर देता है कि मैच ओवर होता है, विनर युआनन है। ये देख के बच्चे हैरान हो जाते हैं। क्वानली बोलता है जॉनी मैं घर जाना चाहता हूँ, अभी जो गैप है हमारे और उसके बीच में काफी ज्यादा बड़ा है। जॉनी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो रीजन है कि ये स्ट्रॉन्गर है वो इसीलिए क्योंकि इसके पास अच्छा एनवायरनमेंट मिला, इसे रिसोर्स अच्छे मिले होंगे बचपन से ही। अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में इस तक पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं। ऐसे जो फर्स्ट राउंड था एलिमिनेशन का वो ओवर हो गया। टोटल 100 टीम्स जो थी कैंडिडेट्स की 50 एलिमिनेट हो गई। 147 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। वो फिर ऐसे एक जगह पे जा रहे होते हैं। क्वीन बोलती है जॉनियो तुम आज जीते कैसे। जॉनी बोलता है अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे पता नहीं है तो तुम मेरा विश्वास करोगे। क्वीन बोलती है ऑफ कोर्स मैं विश्वास नहीं करूंगी, तुम कैसे किसी के मार्शल साल्स को डिसेबल कर सकते हो। जॉनी बोलता है सच्ची मुझे नहीं पता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो गया जब उनका अटैक मेरी तरफ पहुंचा। क्वीन बोलती है चलो भूल जाते हैं अभी के लिए उसको, तुम्हें क्या लगता है उस गाय के बारे में। वेल ये युआनन के बारे में वो पूछ रही होती है। जॉनी बोलता है वो स्ट्रॉन्ग है, सच में स्ट्रॉन्ग है। क्वीन बोलती है दोनों उसकी साउल पावर और मार्शल साउल स्ट्रॉन्ग है, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उसकी जो मेंटालिटी है वो 700 से आगे ही होगी। इसकी जो फर्स्ट साउल स्किल है
जो एरो वाली, वो भी उसकी मेंटालिटी को यूज करती है अटैक करने के लिए। क्वीन बोल रही होती है कि मेरे को लगता है कि वो इन टेस्ट को इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ कर सके हमारे सामने। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी तो वैसा ही कर रहे हो। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहां पे कोई पूछ रहा होता है कि लिंग तुम उन बच्चों को हैंडल कर रहे हो ना, मुझे बताओ क्या हुआ। मिस लिंग बोलती है कि मैंने खुद भी फिगर नहीं किया अभी, मुझे इतना पता है कि लांस जॉन्यू मिरेकल्स को करने के लिए अच्छा है, वरना वो रैंक फर्स्ट में कभी नहीं आता टियानलियो में। अगर मैं तुम्हें सही तरीके से बोलूँ क्या यूनिक है उसके लिए, मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जब उसके जो राइवल्स का अटैक उससे टच हुआ तो उनकी जो मार्शल साउल थी वो इनएक्टिवेट हो गई। प्रोफेसर बोलती है कि उसका जो ब्लड है वो सच्ची मुच्ची स्पेशल है। डीन ने बोला है कि उसका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन ब्लड है। ये भी पॉसिबल है कि उसके पास 2 ड्रैगन ब्लड्स हैं। अगर उसके राइवल्स की मार्शल साउल ड्रैगन्स हैं तो नॉर्मली है कि वो सप्रेस हो जाएंगे इससे। जाहिर बोलता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी मार्शल साउल ड्रैगन नहीं थी, और चाहे अगर मार्शल साउल सप्रेशन ही क्यों नहीं होती तो वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होना था कि मतलब पूरा अटैक ही इनएक्टिवेट हो जाता। प्रोफेसर बोलती है कि वेल ये सच्ची मुच्ची एक अच्छा सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए। मिस लिंग बोलती है क्या तुम उसे स्लाइस करना चाहते हो, वेल काटना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो। जाहिर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, लांस जॉन्यू अच्छा नहीं है क्या दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, है ना। अगर उसकी मार्शल साउल जो वो मरीन मार्शल साउल से रिलेटेड है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो उन्हें भी एम्पावर कर सकता है। चैन्यू से डीन को रिपोर्ट करो, मिस लिंग तुम जाओ और ली हान की टीम और लांस जॉन्यू को बोलो कि सिम कैबिन में जाए और टेस्ट ले। पहले थोड़ा आगे पीछे कर दिया इन्होंने, ये पीछे का है, एक्चुअल में हुआ था ये तब का है सीन जब मतलब जो मिस लिंग थी वो उन्हें कैबिन में लेके गई थी। फिर हमें ऐसे शक होटल का सीन दिखाया था। वैसे प्रोफेसर ये बोल रहा होता है तुम्हें सच्ची मुझे नहीं पता क्या किया तुमने और क्या चल रहा है। जॉनी बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। प्रोफेसर जी बोलता है कि ये ग्रेट है, अब मैं सर्टेन हूं कि तुम जा सकते हो शर्क में। जॉनी बोलता है पर जो सेकंड राउंड है वो ओवर नहीं हुआ है। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम भूल गए शर्क का मोटो क्या है। जॉनी बोलता है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए है ना। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम और क्वान ली शर्क में चले जाएंगे। जॉनी बोलता है क्या तुम प्लीज नहीं बताओगे ली को अपनी प्रेडिक्शन के बारे में, मेरे को चिंता होगी वरना वो अपनी मोटिवेशन को लूज कर देगा फाइट करने के लिए। प्रोफेसर जी बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम शर्क में एंटर कर जाओगे तो तुम्हें फिर भी फाइट ही करनी पड़ेगी, चाहे तुम लाइक करो चाहे नहीं लाइक करो। अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक फैक्ट बता देता हूँ शर्क। वेल वो वही जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रिसोर्सेज के लिए फाइट करनी पड़ती है, जो बैजेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ऐसे फिर जो स्टिमुलेशन वर्ल्ड वाला सीन हुआ होता है वो करते हैं, ये पता नहीं क्यों आगे पीछे हुआ है। फिर हमें वो वाला सीन दिखाया था जिसमें मिस लिंग ने अटैक किया होता है जॉनी के अटैक के अगेंस्ट में, जहाँ पे जॉनी ने पावर अप किया होता है दूसरे को। वो सोच रहे थे मैंने उनके अटैक को न्यूट्रलाइज तो कर दिया पर इससे मेरी 80% साउल पावर लग गई। ये कितना सा खतरनाक सिचुएशन है, कैसी इंपावरमेंट ये बच्चा कर रहा है। इसने ना ही मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई किया उनके अटैक को और साथ में अपने मेंटल अटैक को भी अटैच कर दिया। जॉनी ऐसे ही प्यारा सा मुंह बना रहा होता है, वेल क्यूट इनोसेंट और हार्मलेस, वो ऐसे ही मतलब एक तरह से बोल ही रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिस लिंग बोलती है क्या तुम नहीं थे वो गुस्सा होती है, वो सोच रही होती है कि हैरानी की बात नहीं कि डीन इसे इतना ज्यादा सीरियस ले रही है, क्या मैं सच्ची मुझे इसे स्लाइस करना पड़ेगा और इसे स्टडी करना पड़ेगा इसे खोल के। वो बोलती है कि ठीक है लॉग आउट करो अब साउल्स वर्ल्ड से। पहले पता नहीं क्यों आगे पीछे किया पर समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। लिहान बोलते कि हमारी जो साउल पावर और मेंटालिटी है वो सेकंड्स में ड्रेन हो गई, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल था हमारे लिए, ऐसा लगा कि कोई स्पेशल पावर गाइड कर रही है हमारे अटैक को। मिसलिंग ये सुनती और बोलती है कि ओए तुमने क्या कंट्रोल किए थे टाइड को मेरे को अटैक करने के लिए। जॉनी बोलते वेल मुझे पता नहीं लग रहा तुम क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है। मिस लिंग बोलती कि तुम तीनों वापस जाओ और रेस्ट करो, मैं डीन से पूछती हूँ और फिर अरेंजमेंट्स को फॉलो करती हूँ कि क्या करना क्या नहीं। लांस जॉन्यू मैं तुम्हारा इंडिविजुअल टेस्ट लूंगी। लांस जॉन्यू बोलते क्या अभी तुम मुझे ब्रेक नहीं दोगे। मिस लिंग बोलती कि क्यों मैं ऐसा क्यों करूँ, तुमने तो अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज भी नहीं किया है। जॉनी बोलता है मेरा दिल थक गया है, मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा है। मिस लिंग अपने हाथ को उठा ही लेती है और उसे मारने वाली होती है। वेल नोटंकी करता है जॉनी को ज्यादा ही। वो बोलती है क्या तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जॉनी बोलता है आ रहा हूँ मैं। मिस लिंग बोलती है कि अपने लिए एक सब्जेक्ट को चूज करो इंडिविजुअल टेस्ट के लिए, उसे चूज करना जिसमें तुम बेस्ट हो, ये तुम्हारा चांस है कॉलेज के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर वही तुम्हारा फ्यूचर में मेजर होगा कॉलेज में। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट सेक्शन की सब कैटेगरीज भी हैं और जो स्पेस पोर्शन वेल जो पाई चार्ट वेल किया हुआ डिवाइड वो उसी पे डिपेंड कर रहा है कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने किए है, मतलब वो ज्यादातर। जॉनी आगे तो देखते और बोलते मैं इस सेक्शन को चूज करता हूँ। लिंग हैरान हो जाती है, बोलती क्या वॉरशिप पायलटिंग, क्या तुम श्योर हो। जॉनी बोलता है क्या मैं सब कैटेगरीज को भी देख सकता हूँ इसके अंदर। ली बोलती है मिस लिंग बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, तुम टाइम ले सकते हो इसको करने के लिए। ऐसा जॉनी ऐसे देख रहा होता है आगे तरफ, वो बोलता है मैं इसे चूज करता हूँ इंटरस्टेलर वॉरशिप पायलटिंग। मिस लिंग काफी हैरान होती है, सोच रही होती है जब मैंने सोचा था कि मेरे को सरप्राइज नहीं करेगा और ज्यादा इसने कर ही दिया मेरे को आखिरकार। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इसको अप्लाई करते हैं वो 0 हैं। वो बोलती है मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। अकेला एप्लीकेंट होना ये गारंटी नहीं करता
जाता है कि तुम चूज हो ही जाओगे। शर्क में स्ट्रेंथ ही मैटर करती है, वो ये अकेला, वो वरीड होते है कुछ ज्यादा ही। जॉनी कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस लिंग को फिर से गुस्सा चढ़ता है और वो बोलती है कि जो मर्जी करना करो, मैं जा रही हूँ, एक टीचर यहाँ पे आएगा और तुम्हें पिक कर लेगा बाद में। जॉनी सोच रहा होता है मिस्टर यिन ने बोला था कि अगर टेस्ट सब्जेक्ट इंटरस्टेलर वॉरशिप पायलटिंग होगी तो मैं पक्का ही पहुंच जाऊंगा अंदर। वैसे खड़ा होता है और बोल रहा होता है क्या टीचर के लिए वेट करना पड़ेगा। तब वहाँ पे एक इंसान आ जाता है, वो बोलता है कि कौन है यहाँ पे, किसी ने अनपॉपुलर सब्जेक्ट को भी चूज किया इस साल, लास्ट फ्यू ईयर्स में किसी ने भी वो पिक नहीं किया था, तुम तो मेरी स्लीपिंग टाइम को वेस्ट कर रहे हो। वेल उसका बहुत ही बुरा हाल होता है, पता नहीं क्या बना होता है। ये बोलता है कि अच्छा तुम वो जिसने इंटरस्टेलर वॉरशिप पायलटिंग को चूज किया है। जॉनी बोलता है गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम लान जॉनी है, हाँ मैंने चूज की है। वो आगे उधर देख रहा होता है और बोलता है कि जितने भी बच्चे सिस्टम से बाहर आते हैं वो इतने डल क्यों हैं, चलो चलते हैं। वॉकिंग जो वो काफी स्लो है, मैं तुम्हें एक लिफ्ट देता हूँ। जॉनी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है इंटरस्टेलर सेंटर में। जॉनी सोच रहा था इंटरस्टेलर सेंटर, हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, मैंने तो कुछ फील ही नहीं किया कि हम मूव किए। वो बोलता है प्रोफेसर की चलो चलते हैं। वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। जॉनी एक शिप टाइप को देखता है, रोबोट टाइप को। वो बोलता है ये तो मैका है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, कि ये इंटरस्टेलर मैका है। फिर आगे की तरफ जाता है, वहाँ पे एक शिप भी होती है। वो बोलता है क्या, वो सोच रहा था क्या ये यूनिक इंटरस्टेलर वॉरशिप है। वो बोलता है वाह। वो सोच रहा था तो फैंटास्टिक है कि मैं इन वॉरशिप्स को पायलट कर सकता हूँ। जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते क्या तुम्हें ये पसंद आई। जॉनी बोलता है हाँ मुझे प्यार है इनसे, ये ऑब्वियसली वो मॉडल है जिसमें काफी ज्यादा खतरनाक वेल एक्सट्रीम तरह से हैंडलिंग करनी पड़ती है, और ये पावरफुल वेपन है जो कि मोस्ट पावरफुल पायलट्स के लिए है बना हुआ, वॉरशिप करने के लिए, वेल चलाने के लिए। प्रोफेसर बोलते तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है इंटरस्टेलर वॉरशिप को ऑपरेट करने के लिए, तुम्हें क्या पसंद है इसके बारे में। जॉनी बोलता है अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो एक चीज वही है कि मुझे फ्रीडम पसंद है, ये शिप्स हैं ये मुझे फ्रीडम की फीलिंग देती हैं। मेरे को सभी वेरिएशंस पसंद है इंटरस्टेलर वॉरशिप के, और एक्सट्रीम स्पीड ड्राइविंग भी पसंद है, वो फ्री होता है, वेल कुछ ज्यादा फ्री सी फीलिंग आती है, मैं जैसे मर्जी चाहूँ उड़ सकता हूँ। जो प्रोफेसर होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है अच्छा फ्रीडम। वो खुश होता है, बोलते मेरे को फॉलो करो, चलो देखते कि तुम मुझे कैसे फ्रीडम दिखाओगे इंटरस्टेलर वॉरशिप में। वो फिर ऐसे एक सिम कैबिन में जाते हैं। वो बोलता है कि सिम कैबिन में एंटर करो, मैं तुम्हारा विंगमैन होगा, मेरे गाइडेंस को फॉलो करना स्पेस कॉम्बैट में एंगेज करने के लिए, तुम्हें समझ आ रहा है। जॉनी बोलता है यस सर, मैं मेन वॉरशिप को पायलट करूंगा और तुम मेरे विंगमैन होगे। प्रोफेसर सोच रहा था विंगमैन, अच्छा कितने ज्यादा साल हो गए हैं कि मतलब मैंने एज अ विंगमैन एक्ट नहीं किया हुआ किसी के लिए। वैसे बैठ जाते हैं, जॉनी वैसे फ्लाई करा रहा होता है शिप को। प्रोफेसर सोच रहा था वेल सॉलिड ग्राउंडिंग है इसकी जो ऑपरेशन है और स्टेट है वो अच्छी है। जॉनी बोलता है विंगमैन तैयार हो कॉम्बैट के लिए। प्रोफेसर सोच रहा था ये बच्चा सच्ची मुझे मेरे को एज अ विंगमैन ले रहा है। वो बोलता है ठीक है कॉम्बैट के लिए रेडी हो रहा हूँ मैं। जॉनी बोलता है कि चलो चलते हैं, एंटर करते बैटलफील्ड में। वो ऐसे ऑर्डर कर रहा होता है। प्रोफेसर सोच रहा होता है कि ये मेरे को कमांड कर रहा है अभी, वो काफी अपसेट होता है, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि मेरे को दो दिख गए हैं, वो 598 और 673 हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि मैंने भी दोनों को स्पॉट कर लिया है। जॉनी बोलता है कि डिस्ट्रैक्ट करो, मैं तुम्हें स्पॉट करूंगा जब तुम फिनिश कर लोगे। प्रोफेसर चुप होता है, बोलता है ठीक है। वैसे मूव कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ इनको वन बाय वन। तभी पीछे से अटैक आ रहा होता है, जॉनी ने डोज कर रहा तो वो फुल स्पीड में मूव करता है। प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कितना स्टूपिड है, एकदम से क्यों ब्रेक लगा रहा है। वेल फास्ट स्पीड से मूव किया होता है और ब्रेक लगाई होती है। प्रोफेसर बोल रहा होता है तुम कंट्रोल को खो दोगे, ये कैंडिडेट तो वेल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जॉनी ऐसे गोल गोल ही घूम रहा होता है शिप के अंदर। वो प्रॉब्लम में होता है और फिर कुछ बटन्स को दबाता है और फिर से स्टेबल हो जाती है उसकी शिप। प्रोफेसर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ऐसी कंडीशन में इसने मैनेज कर लिया, ये कैसे इसने इतने ज्यादा ह्यूज इम्पैक्ट को विस्टैंड कर लिया। तो वेल दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो बोलता है कि ठीक है मैंने कर तो लिया है। प्रोफेसर खुश होता है और बोलता है कि मेन वॉरशिप ये विंगमैन है, दो एनिमी वॉरशिप तुम्हारी तरफ आ रही है, मैंने होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जॉनी बोलता है क्या तुम कैसे फेल हो सकते हो उन्हें होल्ड करने के लिए भी, तुम काफी अनरिलायबल हो, तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो। प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वेल जॉनी को ज्यादा अपने किरदार में घुस गया है। टेस्ट इसका चल रहा है कि प्रोफेसर का। प्रोफेसर बोलते क्या मैं अनरिलायबल हूँ, मैं तुम्हें पता भी ये टेस्ट किसका बच्चे। वैसे मूव कर रहे होते हैं। वाजवानी सोच रहा होता है कि एक दो ये तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ट्रिकी होगा, पर ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और एस्ट्रॉइड बेल्ट से मूव कर रहा होता है। प्रोफेसर बोलते क्या ये पागल हो गया है, अल्ट्रा हाई स्पीड में एस्ट्रॉइड बेल्ट से मूव कर रहा है और फ्लाई कर रहा है उनमें। वैसे मूव कर रहे होते हैं वो जो दोनों होते हैं क्या बोलते हैं शिप्स, वो एस्ट्रॉइड से टकरा जाते हैं और फूट जाते हैं, जॉनी बाहर आ जाता है। वैसे ही मतलब दोनों शिप्स मूव कर रही होती हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से और वो अटैक कर रही होती है जॉनी की तरफ, वो स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। मैसेज आ जाता है कि वार्निंग वॉरशिप है वो हिट होगी, शील्ड जो वो डैमेजेबल शील्ड प्रोटेक्ट करती है ना वॉरशिप को, उसमें अटैक हुआ होता है। जॉनी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, वो ऐसे अटैक कर रहा होता है पर बाहर निकला था फिर वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से। प्रोफेसर बोलते हैं क्या तुमने अटैक को विस्टैंड कर लिया, पर एक तुम्हारे सामने है, अब तुम क्या करोगे। वो जो सामने वाला होता है वो अटैक करता है आगे की तरफ। जॉनी वेल एक कर्व्ड सी मूवमेंट को करता है और मूव कर जाता है, वेल बच जाता है। प्रोफेसर हैरान हो जाता है और बोलते हैं तो कोबरा मैन्यूवर था, वो भी एक अल्ट्रा हाई स्पीड पे, वेल एक तरह से डोज ही। क्या ये इंसान मरना चाहता है। जॉनी ने पूरी ताकत ही लगाई होती है हैंडल के ऊपर, फिर वो कुछ
बटन्स को दबाता है और मूव कर जाता है। वो फिर अटैक करता है आगे की तरफ। जो दूसरी शिप का इंसान होता है बोलता है नहीं। जॉनी स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है। वो लॉक कर लेता है उसको और अपना अटैक आगे की तरफ कर देता है। वो उसकी शिप से एक लेजर टाइप आगे की तरफ जाती है और उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है एनिमी को। उनकी शिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जॉनी सोच रहा था जॉनी सोच रहा था शुक्र है, पर बोथ मेरी जो बॉडी और सोल पावर वो लिमिट्स में पहुंच गई है, सिर्फ एक ही बचा हुआ है। वो भाग जाता है। जॉनी सोच रहा था क्या मैंने उसे डरा दिया है, चलो मैं लकी हूँ, मैं थक ही गया था। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल मैंने 2 वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरा ग्रेड शायद अच्छा ही होगा। वो बोलते कि मैंने एनिमी के विंगमैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एनिमी की जो मेन वॉरशिप थी वो भाग गई है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। प्रोफेसर बोल रहा था मेन वॉरशिप मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट चाहिए। जॉनी को स्पोर्ट वर्ड सुनकर थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है, डर की फीलिंग आती है। फिर जॉनी पीछे की तरफ देखता है। वो जो प्रोफेसर की वॉरशिप होती है वो पास में आ रही होती है और उसके पीछे बहुत सारी शिप्स पड़ी होती हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं रिपीट करता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट चाहिए। वो स्माइल करके वेल हंसते हुए ऐसा बोल रहा होता है। जॉनी की सोल वेल उसकी बॉडी को छोड़ जाती है। वो सोच रहा होता है कि 12 से भी ज्यादा वॉरशिप्स, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी ज्यादा शिप्स को अपने पीछे कैसे ले आ सकता है, ये हुआ कैसे, ये तो वेल मर्डर ही है। वेल फिर वो जो सभी शिप्स होती हैं वो उसकी तरफ अटैक कर देती हैं और उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वो बाहर आ जाता है। प्रोफेसर बोलता है कि तुम आ गए हो। जॉनी बोलता है गुस्से से कि तुमने मेरी तो हेल्प जरा भी नहीं की है, तुम्हारा काम विंगमैन का था, तुमने अपना काम अच्छे से क्यों नहीं किया। प्रोफेसर बोलता है कि जो मेरे को करना था वो मैंने किया तो है, मैं उन एनिमीज के साथ था, मैंने रिपोर्ट किया था तुम्हें सब कुछ, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए। प्रोफेसर बोलते कि वेल वही तो काम था मेरा, वही मैंने करना था, मैं उनकी हेल्प कर रहा था उनको जीतने के लिए, मैं तुम्हारे एनिमीज के साथ था स्टार्टिंग से ही, तुम फिर मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इन चीजों के बारे में। जॉनी हैरान होकर बोलता क्या तुम मेरे विंगमैन नहीं थे। प्रोफेसर बोलता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती है, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, ऐसे रोना बंद करो। जॉनी फिर चुप हो जाता है, सोच रहा होता है कि हाँ ये सही है, ये तो मेरा एग्जामिनर था, मैंने इसको क्या ही बोल दिया। फिर वो शांत होता है और बोलता है सर मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम और स्पेसिफिक होगे कि मतलब गलती कहाँ थी तुम्हारी। जॉनी बोलता है कि मेरी गलती इसलिए थी क्योंकि मैंने समझा नहीं कि तुम मेरे को क्या सिखाना चाहते हो। फिर वो वेल अपनी एबिलिटीज यूज करता है चार्मिंग वाली। वो बोलता है कि तुमने मेरे को चांस दिया मेरी एबिलिटीज को दिखाने के लिए, पर मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया सब कुछ को, मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों तक नहीं पहुंच पाया। मैं समझ गया हूँ क्या तुम मुझे सेकंड चांस दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। प्रोफेसर अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और उसे जोर से मारता है वेल सिर के ऊपर। वो बोलता है कि ये शेम की बात है कि शर्क में एक्टर बनने वाला कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम यिन टियान फैंग के डिस्पल हो तो मैं मान भी जाता तुम्हारी बातों को। जॉनी बोलता है क्या क्या तुम्हें पता मिस्टर यिन के बारे में। प्रोफेसर बोलता है कि ऐसा बोलना तो वेल छोटी बात होगी कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, तुम उसे पूछना एक बार कि मेरे सामने खड़ा होकर बताए। ये अच्छा था कि तुमने स्पेस कमांड एज अ मेजर चूज किया है, अगर उसके लिए मैं तुम्हें अंदर लेता हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे उनके बाद अगर तुम मरोगे नहीं तो मेरे पास आ जाना रजिस्टर करने के लिए। जॉनी सोच रहा था रजिस्टर, क्या मैं एडमिट हो गया हूँ, रुको 2 मिनट, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट क्या होता है और इनका कहने का क्या मतलब था कि मैं मरूंगा नहीं वहां पे तो मैं आ सकता हूँ रजिस्टर करने के लिए, इसका क्या मतलब मेरी जिंदगी भी डेंजर में होगी उसमें, क्या ये मजाक कर रहा था या फिर हमें शर्क होटल का सीन दिखाया जाता है। जॉनी फिर ऐसे बोल देता है सब कुछ प्रोफेसर जी को और बोलता है कि फिर वो वहां से चले गए। प्रोफेसर जी हैरान होता है। जॉनी बोलता है क्या कुछ गलत है क्या मिस्टर जी। प्रोफेसर जी बोलते नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हें कोई भी ट्रबल नहीं होगा अंदर जाने के लिए। जॉनी बोलता है तुम उन एग्जामिनर को जानते हो मिस्टर जी, वो कौन थे। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम फाइंड कर लोगे बाद में, मैं ऐसे ही बेकार के गैसेस नहीं करना चाहता हूँ। वो सोच रहा होता है कि मैं ये इनको बता दूं इसके बारे में, जब मैं टैनलियो प्लांट में जाऊंगा अगर मैं उसे बता दूंगा तो वो क्या शर्क में आएगा वापस। फिर ऐसे जॉनी के डोर पे नॉक कर रहा होता है कोई, वो क्वानली होता है। वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि जॉनी तुम इतनी ज्यादा जल्दी वापस आ गए, तुम पास हो गए है ना। जॉनी बोलता हाँ तुम बताओ। क्वानली बोलता ऑफ कोर्स मैं पास हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा गिफ्टेड हूँ, बहुत ज्यादा गिफ्टेड। जॉनी बोलता कि किस सब्जेक्ट का तुमने चूज किया था। क्वानली बोलता मार्शल साउल, मेरी जो मार्शल साउल है वो यूनिक क्लासीफाई की गई है। मैं तुम बता रहा हूँ ना तुम्हारी भी मार्शल साउल यूनिक नहीं होती है कंसिडर, पर मेरी है ना, ये इंप्रेसिव है ना। जॉनी सोच रहा था कि फिर से बकवास करने लग पड़ा। वो बोलता है कि मैंने सुना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा बाद में और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, उसमें ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमारी जान को खतरा होगा, तो तुम क्यों नहीं टीम को लीड करते। क्वानली वेल फिर अपनी होश आवाज में आ जाता है और बोलता है नहीं 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 कैप्टन तुम हो हमारे कैप्टन, चाहे जितनी मर्जी मार्शल साल मेरी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, मैं तुम्हारी लीड को हमेशा ही फॉलो करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे आऊंगा हमेशा। वेल वाओ। जॉनी बोलता है कि अब जोक्स मत करो, फ्रेंजी क्यों नहीं आया यहाँ पे, कौन सा सब्जेक्ट उसने चूज किया था। क्वानली बोलता है वेल फाइटिंग स्पिरिट, वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर कोर्स है। प्रोफेसर जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या फाइटिंग स्पिरिट, वो उसने क्यों चूज किया। क्वानली बोलता है उसने सुना था कि जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो
उनके पास ज्यादा अच्छा चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए उस कोर्स में। जॉनी बोलते मिस्टर जी क्या कुछ गलत है क्या उस सब्जेक्ट के साथ? प्रोफेसर जी बोलते कि कुछ भी गलत नहीं है, पर वो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक साउल मास्टर का टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, पर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये उनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बहुत ज्यादा ग्रेट होगा अगर वो पास हो पाएगा, तो पर अगर वो फेल हो जाएगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी वो बहुत ज्यादा सीरियस होंगी। वेल फिर हमें लूफेंग दिखाई देता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है, पूरी बॉडी में उसकी कट वगैरह लगे होते हैं। प्रोफेसर जी बोल रहा होता है कि वो मेंटल ब्रेकडाउन को सफर करेगा और उसकी जो कल्टीवेशन होगी वो भी रुक जाएगी, उसकी लाइफ भी रिस्क में हो सकती है। वेल लूफेंग का तो बुरा ही हाल होता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। तो जाओ होता है वो वहां पे आता है और बोलता है कि नहीं तुम कुछ ज्यादा वीक हो। लूफेंग बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी फाइट कर सकता हूँ। वो आगे की तरफ अटैक करने लगा होता है। जाओ नॉर्मल अपने पंच को आगे की तरफ करता है और लूफेंग को वेल उड़ा देता है पीछे की तरफ। लूफेंग के मुंह से खून निकलाता है और उसका स्पेयर भी टूट जाता है। लूफेंग नीचे गिरा होता है। जो रिसर्चर होती है वो सोच रही होती है कि इसकी जो मार्शल साउल है वो टूटना स्टार्ट हो गई है, इसने मल्टीपल फ्रैक्चर्स को सफर किया और कुछ ज्यादा ब्लड को लॉस्ट कर दिया है, इसके जो वॉन्ड्स है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग बन गए हैं। वो बोलती है कि ये टाइम है रुकने के लिए। प्रोफेसर साहब बोलते हैं नहीं, जब तक हम इसे इसकी लिमिट्स में पुश नहीं करेंगे हम इसके पोटेंशियल को नहीं देख पाएंगे। वो लूफेंग की लात के ऊपर पैर रखता है और उसे तोड़ देता है। लूफेंग बहुत जोर से चिल्लाता है। लूफेंग आगे की तरफ देख रहा होता है। जायो बोल रहा था अगर तुम खड़े हो जाओगे दोबारा तो तुम पास हो जाओगे। वेल लूफेंग की टच सच्ची खतरनाक है। लूफेंग फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। लूफेंग काफी ज्यादा दर्द में होता है। लूफेंग सोच रहा था क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मैं मरने जा रहा हूँ, ये सच्ची मुच्ची वर्थ इट था। फिर उसे ऐसी यादें आ रही होती हैं जिसमें सभी बोल रहे होते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता, इसे एलिमिनेट हो, ये जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमेशा लास्ट ही आता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे वो डूबता जा रहा होता है अपनी सोच में। फिर उसे जुआनी दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ वही था जिसने मेरे को होप दी और मेरे को कॉन्फिडेंट बनाया। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, हम साथ में जाएंगे, हमें साथ में जाना होगा। वैसे भी होश पड़ा होता है। रिसर्चर बोल रही होती है बस करो काफी हो गया है, ये अनकॉन्शियस हो गया है ब्लड लॉस की वजह से, मेरे को फर्स्ट एड करनी पड़ेगी इसके ऊपर जल्दी से जल्दी। जाओ भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है ठीक है। तभी लूफेंग कुछ आवाज करता है। जाओ उसकी तरफ देखता है। हमें लूफेंग दिखाई देता है। वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है स्पेयर की हेल्प से। जाओ बोलता है ये बच्चा। लूफेंग सोच रहा था मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ। वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। जाओ रिसर्चर हैरान हो जाती है। लूफेंग चिल्लाता है जोर से और बोलता है मुझे पास होना पड़ेगा, मुझे ये टेस्ट को किसी भी तरीके से पास करना ही पड़ेगा। वो खड़ा हो जाता है वेल स्माइलिंग तरीके से। वेल वाओ ये बंदा मस्त है। रिसर्चर बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा रूथलेस थे, इसके जो वॉन्ड्स है वो फैटल हैं, अगर मैं इसकी लाइफ को सेव भी कर लूंगी यहाँ पे तो ये रिकवर नहीं कर पाएगा जल्दी, ये ऐसे कैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को हैंडल कर पाएगा। जाओ बोलता है कि ये गिफ्टेड नहीं है, तो अगर इसके पास विल पावर भी नहीं होगी तो ये क्वालिफाइड नहीं होगा शर्क में आने के लिए। पर मैं परसिस्टेंस और प्रेजरवेरेंस को इसके अंदर देख पा रहा हूँ, और जो स्माइल उसने की थी उससे ये प्रूफ होता है कि इसका जो हर्ट है वो फॉरगिविंग और काइंड नेचर का है। मैंने इतना कुछ किया इसके साथ तो ऑफ कोर्स मेरे पास रेमेडी है। वो एक प्लांट टाइप को बाहर निकालता है। रिसर्चर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है मिस्टर जाओ ये तो कुछ ज्यादा प्रीशियस है। जाओ बोलता है कि प्रीशियस थिंग्स राइट पीपल के ऊपर यूज करने के लिए बनी होती हैं, मेरे को ये बच्चा पसंद है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का भी कोई आएगा इस साल। ये मेरे को खुद की याद दिलाता जब मैं शर्क के टेस्ट को ले रहा था और इसने मेरे से ज्यादा अच्छा किया है। मैं इसको अपने डिसिपल लेने की सोच रहा हूँ। ये जो फ्लफ रिवाइवल प्लांट का पेटल लेवल ये गिफ्ट कंसिडर किया जाता है, मैं इसे एज अ गिफ्ट देता हूँ इसे। फिर ऐसे ही फ्रेंसी सोया होता है। जॉनी वहां पे आ जाता है और बोलता है फ्रेंसी तुम इतने ज्यादा बाउंडेड क्यों हो? प्रोफेसर जी बोलते हैं कि ठीक होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो इसकी इंजरीज हैं इसकी बॉडी में, इसकी जो ब्रेथ और साउल पावर वो स्टेबल है, इसको ट्रीट कर दिया गया सही तरीके से, मुझे लगता है ये ठीक होगा थोड़ी सी रेस्ट के बाद। फ्रेंसी बोलता है गाइस मैंने टेस्ट को पास कर दिया है, मैं सच्ची मुच्ची पास हो गया हूँ। जॉनी और क्वानली काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्वानली बोलते सच्ची ये तो वंडरफुल है। क्वानली बोलता है हमने भी पास कर ही लिया है। लूफेंग बोलता है ठीक है मेरे को सोने दो थोड़ा सा, मेरे को नींद लगी हुई है। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि वेल ये रिलीफ है पर तुम्हें इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना अभी, ठीक है? जब तुम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को पास करोगे तभी तुम शर्क में जा पाओगे। जॉनी बोलता है फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। क्वानली बोलता है कि ये हमें क्या करना पड़ेगा उसमें? प्रोफेसर जी बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है वो सच्ची मुच्ची डेंजरस होता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है जहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एक जगह पे होते हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए। जाय बोलता है कि मैं तुम्हें 2 न्यूज देना चाहता हूँ। जो फर्स्ट है वो ये है कि कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ इंडिविजुअल टेस्ट में, तुम सभी को चांस दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को लेने के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं। जाय बोलता है पर जो सेकंड है वो ये है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है उसमें तुम्हें एक रियल प्लेस में भेज दिया जाएगा, तुम्हें वहां पे रियल एनिमीज से फाइट करना है। मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ वो एक एक्चुअल में रियल बैटलफील्ड होगी। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो ये पॉसिबल भी है कि तुम वहां पे मारे जाओगे। अब तुम चूज कर सकते हो कि तुम टेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जो टेस्ट को नहीं लेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा
डायरेक्टली, तुम्हारे पास 1 घंटा है सोचने के लिए। फिर ऐसे लांस जॉनी बाहर जा रहा होता है। बिंग बोलता है उससे कि लांस जॉनी हो, तुम क्या सोचते हो? जॉनी बोलता है कि हम टेस्ट को लेंगे। बिंग बोलता है ये अच्छा है, तो हमारी जो डील थी वो अभी भी स्टैंड होती है? वेल अभी भी है वो? जॉनी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, ये तभी होगा जब तुम मेरी लीड को फॉलो करोगे। बिंग बोलता है ठीक है। जॉनी फिर से जाते देख रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि अच्छा होगा अगर ये तीनों हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि हम सभी के बीच में ट्रस्ट काफी सारा टाइम से बन गया है। तभी वहां पे क्वानक्यू भी आ जाती है। वो बोलती है कि हम भी टेस्ट को लेंगे, तुम क्या करोगे? जॉनी बोलता है हम भी करेंगे। क्वानक्यू बोलते थे चलो साथ में करते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है, पर तुम्हें मेल लीड को फॉलो करना पड़ेगा।